अब मैं अपना हाथ हटा रहा हूं, चिल्लाना मत, ठीक है? जो भी मैंने कहा सब समझ आ गया ना तुम्हें? रुद्रांश के पूछने पर महा अपनी पलकें झपका देती है। महा का जवाब मिलते ही रुद्रांश अपने हाथ उसके होठों पर से हटा देता है। वो झाड़ियों से थोड़ा बाहर झांकते हुए एक बार फिर से जांच पड़ताल करता है। महा भी रुद्रांश की तरह ही अपनी छोटी सी मुंडी निकाल इधर उधर देखती है। ये तुम क्या कर रही हो, सीधी बैठी रहो। महा की हरकतों को देख रुद्रांश धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, तुमने ही तो कहा था जैसा जैसा मैं करूं वैसा वैसा करते जाओ, तो वही तो कर रही हूं। महा इतना बोल टुकुर टुकुर रुद्रांश की तरफ देखने लगती है। वो इस वक्त इस कदर मासूम लग रही थी कि रुद्रांश चाहकर भी उसे कुछ बोल नहीं पाया। वो बेचारा बस अपना सर हिलाकर रह जाता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त यही कही रहे थे, मानो कह रहा हो ये लड़की मेरे ही पल्ले पड़ने थी। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो अब? अरे जल्दी बताओ हमें आगे क्या करना है। मुझे घर भी जाना है, भूख भी लगी है जोड़ों की। मुझसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। हाँ हाँ चलो उन आदमियों के पास जाते हैं और उनसे कहेंगे, सुनिए महा मैडम को भूख लगी है, क्या आप उन्हें खाना देने की कृपा करेंगे? वो क्या है न, महा मैडम को भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैंने ये तो नहीं कहा न कि हम उन आदमियों से जाकर खाना मांगे। मैं तो बस अपनी फीलिंग तुम्हें बता रही थी। लेकिन नहीं, मैं ही पागल हूँ, कैसे भूल गई? तुम एक नंबर के खड़कसिंह जो ठहरे। सच्ची सच्ची बताओ तुम्हारा दिमाग कहाँ पर है? रुद्रांश के पूछने पर महा ज्यादा ध्यान न देते हुए फौरन अपना हाथ अपने सर के पास रख देती है। तुम भी ना पागल हो? सबका दिमाग जब यहाँ है तो मेरा क्या घुटनों में होगा? वही तो, सबका दिमाग ऊपर होता है पर तुम्हारा घुटनों में ही है क्या? ये कोई वक्त है अपनी फीलिंग बताने का? दिख नहीं रहा सामने इतने सारे आदमी जान के दुश्मन बने हमें ढूंढ रहे हैं और तुम्हें अपनी भूख की चिंता सता रही है। मरने से पहले कम से कम भर पेट खाकर तो मरो, भूखी मारोगी तो मरने के बाद भी चैन नहीं मिलेगा। सुबह से भूखी हूं मैं, कल भी कुछ अच्छे से नहीं खाया था मैंने, ऊपर से जब भी मैं ज्यादा टेंस होती हूं मुझे और ज्यादा भूख लगती है। अब भला इसमें मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। चुपचाप कुछ देर बैठी रही, इतना कर सकती हो? भगवान के लिए अब एक भी लफ्ज न कहना, वरना मैं तुम्हें यहां अकेला छोड़कर चला जाऊंगा। रुद्रांश के इस तरह बोलने पर महा थोड़ी उदास हो जाती है, साथ ही वो चुपचाप बैठ भी जाती है। वहीं उसे शांत देख रुद्रांश वापस झाड़ियों से ऊपर उठ यहां वहां देखता है जहां अब उसे वो सारे आदमी नजर नहीं आ रहे थे। वो यूं ही दूसरी तरफ देखते हुए, लगता है वो लोग दूसरी तरफ चले गए। जब तक वो लोग वापस आए उससे पहले हमें यहां से निकलना होगा, समझ गई? रुद्रांश महा के जवाब का कुछ देर इंतजार करता है, पर जब काफी देर बाद भी उसे महा का कोई जवाब नहीं मिलता तो वो पीछे मुड़, तुम कुछ बोल। अपने सामने का मंजर देख रुद्रांश की बोलती ही बंद हो जाती है, क्योंकि सामने उन्हीं हमलावरों में से 4 लोग खड़े थे, जिनमें से 2 लोगों ने महा को पकड़ रखा था और 2 लोग रुद्रांश के इर्द गिर्द खड़े थे। उन सबको देख रुद्रांश शांति से सरेंडर कर देता है और जाकर महा के पास खड़े हो जाता है। जल्दी से बॉस को इन्फॉर्म करो कि वो दोनों मिल गए। जब तक वो लोग यहाँ आए तब तक इन दोनों पर कड़ी निगरानी रखो, भागने नहीं चाहिए दोनों। रुद्रांश और महा को एक साथ एक पेड़ के नीचे बैठा दिया जाता है और उनके सिर पर बंदूक तान दी जाती है। 2 लोग रुद्रांश और महा के ऊपर बंदूक ताने खड़े थे, तो वही बाकी के 2 लोग यहाँ वहां चक्कर काट रहे थे। वो सभी उनके बाकी के साथियों का इंतजार कर रहे थे। वही किसी का ध्यान अपनी तरफ न पा रुद्रांश महा से धीरे से, क्या तुम बता नहीं सकती थी कि हम पकड़े गए हैं? तुम्ही ने तो कहा था चुप रहूं, वरना मुझे इस घने जंगल में अकेले छोड़कर भाग जाओगे, तो चुप थी। महा का जवाब सुन रुद्रांश का इस वक्त ऐसा मन कर रहा था जैसे वो खुद ही अपना सर फोड़ ले। वो लगभग चिल्लाते हुए, क्या तुम पागल हो या फिर मुझे पागल बनाने का सोच रखा है तुमने? रुद्रांश के ऐसे चिल्लाने पर रुद्रांश पर बंदूक ताने आदमी उस पर चिल्लाते हुए, ए चुप रहो, ज्यादा शोर शराबा किया ना तो यही सारी की सारी गोलियां ठोक दूंगा। सही किया भाई साहब आपने इस खड़कसिंह के साथ, ये इसी लायक है। जब देखो तब मुझ पर चिल्लाते रहता है, कभी बोलता है चुप रहने को, कभी बोलता है बोलने को। अरे बंदा एक बार में क्लियर करे, आखिर वो चाहता क्या है? बार बार कंफ्यूज करने का क्या मतलब भला? मैं तो कहती हूँ भाई साहब आप 4 बातें और सुनाओ इसे, मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा। अच्छा, फिर से सारी गलती मेरी हो गई? नहीं, तुम तो जैसे सब कुछ हमेशा सही ही करती हो। नहीं, तुम्हारे जैसा बंदा रहा ना तो उसे कंफ्यूज करने की जरूरत ही नहीं है। भाई लोग आप सब ही बताओ, बंदे में अपनी भी अकल होती है या नहीं? लेकिन नहीं, इन मैडम को देखिए, घुटनों में दिमाग है इनका। ऐसी कंफ्यूज लड़की आपने जिंदगी में कभी नहीं देखी होंगी। हाँ मैं तो हूं ही महा बेवकूफ, तुम हो ना बड़े आइंस्टीन। भाई साहब सही बता रही हूं, ऐसा घमंडी बंदा मैंने आज तक अपने जिंदगी में नहीं देखा। मैं तो कहती हूं आप 1-8-2 गोली ठोक ही दो इसके सर पर। हाँ तुम्हारे फूफा लग रहे हैं न ये लोग, जो तुम कहोगी वो लोग करेंगे। और मेरे सर में क्यों गोली ठोकने को कह रही हो? अपने सिर में ठोक वालों, काम से कम धरती से बोझ तो कम होगा, साथ में तुम्हारे जैसी बला से मेरा पीछा भी छूटेगा। हाँ अगर मेरे फूफा नहीं है ये लोग तो तुम्हारे भी साले नहीं लग रहे जो वो तुम्हारी बेतुकी बातें मानेंगे। एक मिनट, अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। तुमने ही इन लोग को मेरी सुपारी दी होगी, मुझे मंदिर में दर्शन करवाने के बहाने मेरा काम ही तमाम करना चाह रहे थे न तुम। पर याद रखना, मरने के बाद भी मैं चुड़ैल बनकर तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी, तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगी मैं।
तुम्हें चुड़ैल बनने के लिए मरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही वर्ल्ड की टॉप चुड़ैल हो जिसने मेरी जिंदगी को ऑलरेडी जहनुम बना रखा है। रहा बात तुम्हारी सुपारी देने का, तो आइडिया अच्छा है पर सॉरी टू से मैं इन्हें जानता तक भी नहीं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी ये काम कर देता हूँ। किसी और के कामों से ये शुभ काम हो उससे अच्छा है मैं ही ये शुभ काम कर देता हूँ। रुद्रांश और महा को इस तरह से लड़ते देख वो सारे आदमी भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कभी रुद्रांश की तरफ देखते तो कभी महा की तरफ। पहली बार वो लोग भी ऐसे नमूने को देख रहे थे जिसके सर पर जान का खतरा मंडरा रहा हो और वो इस तरह से लड़ने में व्यस्त हो। उनमें से एक आदमी चिल्लाते हुए, चुप हो जाओ तुम दोनों वरना अभी के अभी दोनों का काम तमाम कर दूंगा, दिमाग खराब कर रखा है दोनों ने। क्या तुम लोगों को कोई मजाक लग रहा है? हम लोग क्या नजर आ रहे हैं? तुम दोनों को जोकर नहीं है हम जो, और ना ही कोई ऑडियंस जिसे तुम अपना सकस दिखाओगे। अपने हाथ में पकड़े बंदूक की तरफ इशारा कर, एक गोली अंदर जाएगी न तो सारी की सारी टाई टाई तुम दोनों की हमेशा के लिए अंदर ही रह जाएगी। किला है हम लोग, किला मारने के बाद लाश भी नहीं मिलेगी तुम लोगों के घर वालों को। पर भाई साहब आप ये गोली हमारे अंदर भेजना क्यों चाहते हो? इनका तो पता नहीं, पर मेरी आप लोग से तो कोई दुश्मनी नहीं। मैंने तो आज से पहले आप लोग को देखा भी नहीं है, ना ही मैं इनकी तरह बहुत पैसे वाली हूं। मुझ मासूम को मारकर आपका क्या ही फायदा होगा बताए जरा। इनका तो समझ आता है जैसा इनका स्वभाव है, पक्का इन्होंने ही कुछ किया होगा जिसके वजह से आप लोग यहाँ आए हैं, पर मुझ पर क्यों जुर्म किया जा रहा है? अच्छा देखिए हम लोग डील करते हैं, मैं एक डॉक्टर हूँ। आप लोगों को क्या बल्कि आपकी फैमिली के मेंबर्स का भी मैं जिंदगी भर मुफ्त में इलाज कर दिया करूंगी। बस आप मुझे छोड़ दे, चाहे तो इन्हें रख ले, इन्हें रखने से आप लोग का फायदा भी होगा। इन्हें आप किडनैप कर ले और इनकी फैमिली से फिरौती की मांग करे, बहुत सारा पैसा है इनके पास, इनकी शकल पर मत जाए। इतनी अच्छी डील भला कोई बेवकूफ ही छोड़ना चाहेगा। मारने के बाद तो ऐसे भी आप लोग का कोई फायदा नहीं होने वाला, भला लाशों से क्या ही फायदा होगा आपका? पर जरा सोचकर देखे, पैसे से आप क्या नहीं कर सकते हैं। आप लोगों की तो पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। महा की बात सुन रुद्रांश महा को ऐसे देख रहा था जैसे अभी के अभी उसे अपनी आंखों से ही भस्म कर देगा। वही महा उसे भला रुद्रांश के घूरने से क्या ही फर्क पड़ने वाला था, वो तो उसे फुल इग्नोर कर अपने काम में लगी हुई थी। वही महा बोलते बोलते बड़ी ही चालाकी से अपने बाएं हाथ में मिट्टी भर लेती है और दाएं हाथ में एक भारी पत्थर उठा लेती है। किसी का भी ध्यान इस बात पर नहीं जाता, यहाँ तक कि रुद्रांश का भी नहीं। कोई भी नहीं जान पाया था कि बकबक करती ये लड़की क्या तूफान लाने वाली थी। दो आदमी तो पहले से उन लोगों पर बंदूक ताने खड़े थे, बाकी के दो भी उन दोनों की लड़ाई देख उनके पास ही आ गए थे। महा इसी बात का फायदा उठा, अपने बातों में उन्हें उलझाए रखा। जैसे ही उन आदमियों का ध्यान उनके तरफ से हटा, महा ने बड़ी ही फुर्ती से अपने सामने खड़े दोनों आदमियों के आंखों में अपने हाथ में ली हुई मिट्टी फेंक दिया, साथ ही अपने हाथ में पकड़े पत्थर से अपने बगल में खड़े आदमी के सर पर वार कर उसे चोटिल कर दी। महा ने ये सभी काम इतने फुर्ती के साथ किया था कि सबके सब हैरान हो गए थे। रुद्रांश का तो मुंह खुला का खुला रह गया था। चौथा आदमी कुछ समझ पाता या कर पाता उससे पहले ही महा ने एक झटके में उसके हाथों से उसकी बंदूक छीन अपने मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर उसे चोटिल कर दिया था। सबका काम तमाम करने के बाद वो रुद्रांश की तरफ देखते हुए, अब मूर्ति बनकर खड़े किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो, भागो यहां से बुर्बक। महा इतना बोल रुद्रांश का हाथ पकड़ आगे बढ़ती है, पर तभी वो दोनों आदमी जिसके आंखों पर महा ने मिट्टी फेंकी थी उन दोनों के सामने बंदूक ताने खड़े हो जाते हैं। पर वो आदमी कुछ कर पाते उससे पहले रुद्रांश उनमें से एक आदमी का बंदूक छीन बंदूक के पिछले हिस्से से उसके सर पर वार करता है, साथ ही दूसरे आदमी को बिना कोई मौका दिए अपने पैर से उसके पैरों को उलझा उसे नीचे जमीन पर गिरा देता है। दोनों का काम तमाम करने के बाद रुद्रांश महा की तरफ आई विंक कर उसे स्माइल पास करता है। ये देख महा मुंह बनाते हुए धीरे से बड़बड़ाती है, गोचू कहीं का। इन सब में नीचे गिरा हुआ आदमी फिर से उठने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही महा उसके पेट पर अपने लातों से घुसे की बरसात कर देती है। उस आदमी को अच्छे से चोटिल करने के बाद महा रुद्रांश की तरफ देखते हुए, अभी तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है बच्चों, कोई नहीं मेरे साथ रहोगे तो धीरे धीरे सीख ही जाओगे। वो दोनों अभी एक दूसरे को घूर ही रहे थे कि तभी उनके कानों में बहुत सारे कदमों की आवाजें आने लगती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख एक साथ, ओह शीट, वो सभी आदमी खबर मिलते ही वापस आ चुके थे। हालांकि वो लोग अभी भी महा और रुद्रांश से कुछ दूरी पर थे, पर इतने भी नहीं कि वो लोग महा और रुद्रांश को पकड़ ना सके। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रही हो, भागो यहां से, इससे पहले उनके हाथों से आज हमारा राम राम सत्य हो जाए। रुद्रांश इतना बोल महा का हाथ पकड़ अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ लगा देता है जो इन लोग से करीब कुछ ही फासलों की दूरी पर थी। वहीं उन लोगों को भागते देख उनके पीछे आ रहे आदमियों की भी गति तेज हो जाती है। महा और रुद्रांश करीब 5 मिनट बाद ही अपनी गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। पर रुद्रांश की हालत ऐसी नहीं थी कि वो गाड़ी चला सके और महा की ड्राइविंग स्किल्स पर रुद्रांश को भरोसा नहीं था, क्योंकि अभी अभी कुछ देर पहले ही उसने उसकी ड्राइविंग स्किल्स का अच्छा खासा नमूना देख चुका था। पर कहते हैं न मरता क्या न करता, मजबूरी में ही सही मगर रुद्रांश महा के ड्राइविंग करने की इजाजत दे देता है। वही खुद देवी माँ का नाम ले पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। इधर महा उसकी तो जैसे मनमांगी मुराद पूरी हो गई थी। वो फौरन ड्राइविंग सीट संभालते हुए, तुम्हें पता है मेरी बकलिस्ट की आज पहली विश पूरी होने वाली है।
मेरा बड़ा मन था कि मैं भी कभी फिल्मों की हीरोइन की तरह गुंडों को चकमा दूं और आज मेरी ये विश पूरी हो रही है। आज तो फुल एडवेंचर का दिन है और मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है। महा इतना बोल गाड़ी को फुल स्पीड से भागा देती है। वही रुद्रांश खुद को संभाल नहीं पाता और झटके से आगे की तरफ झुक जाता है, पर वक्त रहते वो जल्द ही खुद को संभाल लेता है। वो खुद से धीरे से बड़बड़ाते हुए, मुझे पहले शक था कि ये लड़की पागल है, पर आज पूरा यकीन हो गया, इसका ऊपर का माला सच में पूरा खाली है। भला ये भी कोई विश है? हाँ, क्योंकि मैं सोशल हूँ इसलिए मेरी बकेट लिस्ट भी स्पेशल है। और रहा बात पागल होने का, तो ये मुझे कई लोगों ने कहा है तुम्हारे पास कुछ नया है तो बताओ। फिलहाल के लिए तुम ड्राइविंग पर कंसंट्रेट करो, वो लोग हमारे पीछे ही है, वरना तुम्हारे इस एडवेंचर के चक्कर में हम दोनों का काम तमाम हो जाएगा। जब महा इधर है तो तुम्हें काहे की फिक्र है घोचू? तुम इधर हो इसीलिए तो फिक्र है। तुम मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट करते हो, पर आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ महा स्पेशल टैलेंट। महा इतना बोल गाड़ी की स्पीड और ज्यादा तेज कर देती है। उसकी गाड़ी सड़क पर बलखाती नागिन की तरह लग रही थी। वहीं महा की ड्राइविंग के कारण बेचारे रुद्रांश की हालत खराब हो चुकी थी। वो कभी इधर लुढ़कता तो कभी उधर। इधर उन लोगों के पीछे आ रही गाड़ियां भी महा के ड्राइविंग के कारण परेशान हो चुके थे। महा अपनी गाड़ी दाएं मोड़ती तो कभी बाएं, और वो ये सब इतनी जल्दी कर रही थी कि उन लोगों को अपनी स्पीड कम करनी पड़ रही थी। इसी चक्कर में उन लोगों की दो गाड़ियां जो सबसे आगे थी वो डिसबैलेंस हो हादसे का शिकार हो चुकी थी, जिसके कारण उन गाड़ियों के पीछे आती गाड़ियों को मजबूरन रुकना पड़ता है, क्योंकि हादसे के कारण आगे का रास्ता ब्लॉक हो चुका था। वही महा वो तो फुल मजे में ड्राइविंग कर रही थी। पीछे गाड़ियों को डिसबैलेंस होकर उड़ते देख उसके चेहरे पर 440 वोल्ट की चमक साफ देखने को मिल रही थी। उसे देख कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये वही महा है जो अभी कुछ देर पहले डर से कौंप रही थी। वहीं रुद्रांश भी महा की तरफ तारीफ भरी नजरों से देख रहा था। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मेरी तारीफ करना चाहते हो तो कर सकते हो, मुझे सुनने में कोई परेशानी नहीं है। महा ने अब गाड़ी की स्पीड थोड़ी नॉर्मल कर दी थी। हालांकि अभी भी उनकी स्पीड थोड़ी ज्यादा थी, पर अब महा नॉर्मल ड्राइविंग कर रही थी, जिस वजह से बेचारे रुद्रांश को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि इतने ही देर में न जाने रुद्रांश कितनी ही बार बॉल की तरह लुढ़क चुका था। तारीफ वो क्यों भला, इतना भी कुछ खास नहीं किया है तुमने। अगर मेरा हाथ सही होता तो मैं तुमसे भी अच्छा करके दिखाता। वैसे भी मुझे तुम्हारे कारण ही चोट लगी थी, उस हिसाब से तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए और साथ ही खुद को बचाने के लिए मुझे धन्यवाद भी करना चाहिए। रुद्रांश अगर महा की तारीफ कर दे तो उसकी अना नहीं कम हो जाएगी। वहीं रुद्रांश की बात सुन महा धीरे से बड़बड़ाते हुए जलकुकरा कही का, घमंडी खरुश खड़क सिन्हा। सुनाई दे रहा है मुझे? हाँ, तो सुनाने के लिए ही बोल रही हूँ। क्यों नाम पसंद नहीं आया? बोले तो और भी स्टॉक में भरा पड़ा है, मेरे पास 2-3 और गिनवा देती हूँ। आखिर आपने मुझ पर इतना एहसान हो किया है। मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है, नकचड़ी, बंदरिया, घन चक्कर, बकबक की मशीन और भी है स्टॉक में, बोलो तो सुनाऊं। रुद्रांश भला कहाँ पीछे हटता। दोनों को देख कोई ये बोल सकता था भला कि अभी अभी ये कितने बड़े खतरे से बचकर आए हैं। दोनों टॉम एंड जेरी जैसे फाइट करने में बिजी थे। इन दोनों ने तो बच्चों को भी पीछे छोड़ रखा था। महा जो ड्राइविंग कर रही थी वो कार की स्पीड तेज कर झटके से यू टर्न लेती है, फिर कार के वहीं 2-3 राउंड लगाती है। रुद्रांश जो आराम से अभी तक बैठा हुआ था, वो महा की बेहतरीन ड्राइविंग के कारण अब कभी इधर लुढ़क रहा था तो कभी उधर। उसकी पूरी मुंडी झटके खा रही थी। वो अपनी सीट पर मजबूती से पकड़ बनाते हुए पागल हो गई हो क्या? पर रुद्रांश के चिल्लाने या गुस्सा करने से भला महा को कोई फर्क पड़ने वाला था। उल्टा रुद्रांश को चिल्लाते और गुस्सा करते देख महा के चेहरे पर खतरनाक स्माइल आ जाती है। वो रुद्रांश को फुल इग्नोर कर बिना अपनी स्पीड में कोई कमी किए वैसे ही ड्राइविंग करते रहती है। वही रुद्रांश अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। आखिर क्यों उसने इस लड़की को कार चलाने को कहा था? वो उस मनहूस घड़ी को याद कर रहा था जब उसने महा को कार की चाबी थमाई थी, साथ में वो अपने जख्मी हाथ को भी कोस रहा था। महा जो अपने मग्न में ड्राइविंग कर रही थी, वो रुद्रांश की हालत देखने के लिए उसकी तरफ पलटती है, पर जैसे ही उसकी नजर उसके जख्मी हाथ पर जाती है, उसकी स्माइल फीकी पड़ जाती है। जो उसके ड्राइविंग के कारण और ज्यादा चोटिल हो रहे थे। रुद्रांश के चेहरे पर उसका दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो तो उसे सबक सिखाने के चक्कर में उसके चोट को भूल ही गई थी, लेकिन अब उसे अपने करनी पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आखिर रुद्रांश को चोट उसी को बचाने के कारण ही तो लगी थी, और वो क्या कर रही है? उसके चोट पर जख्म लगाने की जगह उल्टा उसे और दर्द पहुंचा रही है। वो फौरन अपनी स्पीड कम करती है, साथ ही साइड कर गाड़ी को रोक भी देती है। वैसे भी वो लोग अब खतरे से बाहर थे। गुंडे को उन लोगों को काफी पीछे छोड़ दिया था, या यूं कहे गुंडों को अच्छा सबक सिखा दिया था। गाड़ी को रुकते देख रुद्रांश फौरन गाड़ी का दरवाजा खोल बाहर निकल जाता है। उसका सिर इतने झटके खा चुका था कि अब उसे उल्टी जैसा मन कर रहा था। वो बाहर निकल वही साइड में बैठ जाता है और कुछ ही देर में उसे उल्टी हो जाती है। वही रुद्रांश की हालत देख अब महा को और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। आखिर वो ऐसी लड़की तो नहीं थी। वो तो दूसरों को दर्द में देख मरहम लगाना जानती थी, लेकिन आज उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। कुछ भी हो, रुद्रांश ये तो डिजर्व नहीं करता था।
वो हिम्मत बटोर धीमे कदमों के साथ रुद्रांश की तरफ जाती है, जो बैठा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो अपने हाथ को भी बार बार झटक रहा था। ये सब देख महा अपने होठों को कसकर भींच लेती है। वो उसके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करती है, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। वो अपना बड़ा हुआ हाथ पीछे खींच लेती है। वो धीरे से, क्या ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? वही रुद्रांश जो अब कुछ बेहतर हो गया था, महा की आवाज सुन उसकी तरफ मुड़ गुस्से से, नहीं, मेरा तो डिस्को भांगड़ा करने का मन है। महा, जिसे रुद्रांश से ऐसे जवाब की कोई उम्मीद नहीं थी, वो थोड़ी हैरानी से पूछती है, पर तुम्हें अभी डिस्को भांगड़ा क्यों करना है, वो भी ऐसी हालत में? दिमाग सही जगह तो है न तुम्हारे? रुद्रांश, जो पहले से ही गुस्से में था, महा का जवाब सुन वो गुस्से के साथ साथ चिढ़ भी जाता है। अब मुझे पता चला वो गुंडे तुम्हें क्यों मारने आए थे। तुम्हें पता है तुम अपने सामने वाले को 1000 वजह देती हो खुद को मरवाने के लिए। रुद्रांश की बात सुन महा का मुंह बन जाता है। इस पूरी दुनिया में तुम्हारे अलावा और किसी के भी मन में मेरे बारे में ऐसे बकवास ख्यालात नहीं है। तुम इकलौते इंसान हो जिसके मन में मेरे लिए बस खतरनाक इरादे ही चलते रहते हैं। मुझे तो पूरा यकीन है उन गुंडों के पीछे भी तुम्हारा ही कोई हाथ है। तुम्हारे साथ रहते रहते मैं भी तुम्हारी तरह ही बेदिल होती जा रही हूँ, वरना मेरे साथ काम करने वाले मेरी तारीफ करते थकते नहीं थे। मैंने तो तुम्हारे लिए ही अभी गाड़ी रोकी और तुम मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। बहुत मेहरबानी की है आपने गाड़ी रोककर, मिस महामहेश्वरी जी बोले तो आपकी आरती उतरवाऊं या फिर फूलों की बारिश करूं? गाड़ी रोकी, इसके पहले जो घनचक्कर की तरह चक्कर पर चक्कर लगा रही थी उसके बारे में कुछ नहीं कहना तुम्हें। तुम ऐसे अकरू क्यों हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अभी एक तो मुझे पहले से अपनी हरकत पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है, ऊपर से तुम अलग ही खड़कसिंग बनकर खड़े हो। महा बिल्कुल रुआंसी हो बोलती है। उसे सच में अभी अभी की गई अपनी हरकत पर पछतावा हो रहा था। महा को यूं रुआंसा होता देख रुद्रांश थोड़ा नर्म पड़ जाता है, पर अपने चेहरे पर यूं ही सख्ती बनाए रखता है। भाई आखिर मिस्टर रुद्रांश राठौड़ के एटीट्यूड का जो सवाल है वो यूं ही एटीट्यूड से, हाँ ठीक है, अब ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से जानता हूं मैं तुम्हें, एक नंबर की ड्रामेबाज हो तुम। अब शांति से घर चलो, और खबरदार जो अब अपने बकवास ड्राइविंग का कोई और नमूना दिखाया तो, वरना इस बार मैं इसी जख्मी हाथ से तुम्हारा गला घोट यहीं जंगल में फेंक कर चला जाऊंगा। रुद्रांश के यूं बोलने पर महा मुंह बनाने लगती है, पर जैसे ही उसे रुद्रांश के चोट का ख्याल आता है वो रुद्रांश के करीब आ उसके जख्मी हाथ को अपने हाथ में ले, फिक्रमंदी से, लेकिन पहले हमें तुम्हारे हाथ की ड्रेसिंग करनी होगी। यहाँ आसपास कहीं अस्पताल है क्या? हम पहले वहां चलते हैं, वरना ये जख्म ज्यादा दर्द देगा। महा तो रुद्रांश के फिक्र में अपनी करीबी पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, पर रुद्रांश वो महा के यूं अपने करीब आने पर थोड़ा असहज हो जाता है। महा के छुअन से उसका दिल एक अनजाने एहसास से धड़कने लगता है। महा जो रुद्रांश की तरफ ही देख रही थी, उसे कोई जवाब न देता देख वो उसके कंधे पर हाथ रख, सुन भी रहे हो क्या कह रही हूं मैं? रुद्रांश होश में आते हुए फौरन महा के हाथ से अपना हाथ पीछे खींचते हुए, दूर रहो, यूं करीब आने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मौके का फायदा लेने की कोशिश मत करो। यहां से 10 मिनट में अस्पताल आ जाएगा, चलो, और हाँ, अब मुझे कभी दोबारा छूने की कोशिश मत करना। रुद्रांश इतना बोल गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाता है। वही महा, उसका तो रुद्रांश की बात सुन मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो वही खड़े हो रुद्रांश को गुस्से से घूरते हुए, करवा करेला कहीं का, भला इसमें क्या कोई हीरे मोती जड़े हैं जो मैं इसे छूने के लिए मरे जा रही हूँ? कांटों से भरा कैक्टस है एक नंबर का, थोड़ी सी हमदर्दी क्या दिखा दी, खुद को ग्रीक गॉड समझ रहा है। वो भी यूं ही बड़बड़ाते हुए गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी को अस्पताल की तरफ मोड़ लेती है, क्योंकि इस वक्त दोनों को ही इलाज की जरूरत थी। महा गाड़ी को सीधा हॉस्पिटल के आगे ही रोकती है। गाड़ी के रुकते ही रुद्रांश गाड़ी के खिड़की के बाहर देखता है, जहां सामने बड़े बड़े अक्षरों में सवेरा अस्पताल का लिखा बोर्ड नजर आ रहा था। वो उस अस्पताल को देख एक गहरी सांस ले अपने सीट बेल्ट को खोलने लगता है, पर एक हाथ जख्मी होने की वजह से उसे सीट बेल्ट खोलने में परेशानी हो रही थी। लगाने वक्त तो उसने खुद से लगा लिया था, पर अब उसे खोलने में उसे अच्छी खासी परेशानी हो रही थी। महा जो कब से ये देख रही थी, वो रुद्रांश को घूरते हुए अपने मन में एटीट्यूड का दुकान, लगता है थोड़ा सा मदद मांग लेगा तो मैं इसकी प्रॉपर्टी इससे मांग लूंगी। इस बार तो जब तक ये खुद मदद नहीं मांगता मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं करने वाली। पता चला फिर बोले मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। खुद को हूर परा जो समझता है, लड़कियों से भी ज्यादा नखरे हैं इन जनाब के। रुद्रांश जब कोशिश करते हुए थक जाता है, वो एक नजर महा की तरफ डालता है, जो उसे देखकर भी अनदेखा करने की एक्टिंग कर रही थी। वो यूं ही गुनगुनाते हुए कभी यहां तो कभी वहां देख रही थी। कोई ऑस्कर अवार्ड नहीं मिलने वाला तुम्हारे इस कौए जैसे आवाज के लिए, तो प्लीज अपना ये काव काव बंद करो, मुझे इरिटेशन हो रहा है। ये नहीं कि सामने वाला इंसान मुसीबत में है तो उसकी मदद ही कर दे, पर नहीं, इसके लिए दिमाग भी तो होना चाहिए, जो तुम्हारे पास होने की उम्मीद करना ही बेकार है। सामने वाला इंसान को भी अगर मदद चाहिए तो उसे बोलना चाहिए, वरना आजकल तो मदद करने वालों पर ही इल्जाम लगा दिए जाते हैं। कुछ लोग यहाँ खुद को हूर परा जो समझते हैं, मदद करने के लिए भी आगे बढ़ो तो उन्हें यही लगता है कि उनका फायदा उठाया जा रहा है। अब ऐसे में इंसान को सोच समझ कर ही कुछ करना चाहिए, जिसके लिए भी दिमाग चाहिए, जो मेरे अंदर भगवान जी ने कूट कूट के भरा है। अब ये हूर परा क्या होता है? हूर परी तो सुना है, लेकिन ये हूर परा, हूर परी स्त्रीलिंग के लिए और हूर परा पुल्लिंग के लिए इतना भी नहीं पता क्या?
महा की बेतुकी बात सुन रुद्रांश का इस वक्त सर फोड़ने का मन कर रहा था, अपना नहीं महा का। उसे इतना तो समझ आ गया था, जब तक वो खुद नहीं बोलेगा महा उसकी कोई मदद नहीं करने वाली। वो खुद के इमोशंस पर कंट्रोल कर एक गहरी सांस ले। मिस महा महेश्वरी जी, क्या आप मेरी इस सीट बेल्ट को खोलने में थोड़ी मदद करेगी? प्लीज, बोलना भूल गए हो शायद, पर कोई बात नहीं, मेरे साथ रहोगे तो मदद मांगना भी धीरे धीरे सीख जाओगे। महा इतना बोल अपनी सीट से उठ हल्का सा रुद्रांश के करीब जा उसकी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करने लगती है। महा के करीब आते ही रुद्रांश अपने दोनों हाथ को उठा हल्का पीछे हो जाते हैं। वो इस वक्त अपनी सांसें रोके हुए बैठा था। महा उसके थोड़ा सा भी करीब जाती वो खुद को और पीछे की ओर कर लेता। वहीं महा के हिलने डुलने के कारण उसके बाल रुद्रांश के चेहरे पर लग रहे थे। बेचारा रुद्रांश, वो तो अब मदद मांगने पर भी पछता रहा था। वहीं महा, वो तो अपनी धुन में सीट बेल्ट खोलने में व्यस्त थी और आखिरकार कुछ ही देर में महा सीट बेल्ट खोलने में कामयाब हो जाती है। वो अपना काम कर वापस अपने सीट पर आकर बैठ जाती है। वही रुद्रांश, जो अब तक अपनी सांसें रोके बैठा था, वो लंबी लंबी सांस ले खुद को शांत करता है। क्या हुआ, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हें कोई करंट लगा हो? ऐसा कुछ नहीं है, अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से अंदर चलो, हमें वापस घर भी जाना है। रुद्रांश इतना बोल गाड़ी से बाहर निकल जाता है। वही महा भी जल्दी से गाड़ी से निकल उसके पास जाओ। हेलो मदद करने के बाद थैंक यू भी बोला जाता है, पता नहीं है क्या? रुद्रांश बिना महा की तरफ देखे एटीट्यूड से, किस बात का थैंक यू? आज तुम्हारे ही कारण मेरी ये हालत है, तो फिर मैं तुम्हें क्यों थैंक यू बोलूं? उल्टा तुम मुझे सॉरी बोलो। महा, आखिर तुम लाते कहां से हो? रुद्रांश, क्या? महा, इतना सारा एटीट्यूड? रुद्रांश, जन्म से है, सूट करता है ना? रुद्रांश इतना कह महा की तरफ आंख मार मुस्कुराते हुए अस्पताल के अंदर चला जाता है। वहीं महा, वो अपना पैर पटकते हुए गुस्से और चिढ़ भरी आवाज में, सूट माय फुट। इधर दूसरी तरफ हवेली के अंदर तुम लोगों से इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो सकती है? मैंने कहा था ना, आज वो लड़की वापस जिंदा हवेली नहीं आनी चाहिए। मेरे आदमियों ने उन दोनों को पकड़ लिया था, पर वो लड़की बड़ी चालाकी से वहां से भाग गई। वो लड़की जरूरत से ज्यादा ही चालाक है, पता है मुझे, इसीलिए उसे मरवाने को कहा था, लेकिन तुम लोगों से इतना भी नहीं हुआ। 10 दिनों में शादी है, अगर शादी के पहले हमने कुछ नहीं किया ना तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। तुम लोगों को एक काम दिया था, वो भी नहीं हुआ। तुम चिंता मत करो, हम कुछ न कुछ कर लेंगे। इस बार वो लड़की बच गई, लेकिन अगली बार उसे कोई नहीं बचा पाएगा। तुम बस किसी भी तरह हमारे आदमियों का हवेली के अंदर घुसने का इंतजाम करो, बाकी सब हम देख लेंगे। ठीक है, परसों से शादी की तैयारियां शुरू हो जाएगी। हवेली के डेकोरेशन के लिए लोगों को बुलाया जाएगा, तुम अपने आदमियों को भेज देना, आगे मुझ पर छोड़ दो। वो शख्स इतना कह फोन काट देता है। अस्पताल के अंदर रुद्रांश इस वक्त शांति से बैठा अपने हाथों की ड्रेसिंग करवा रहा था। वहीं महा भी उसके पास बैठी पूरे फोकस से उसकी ड्रेसिंग होते हुए देख रही थी। वो खुद भी एक डॉक्टर थी, वो बस ये देखना चाह रही थी कि कहीं वो डॉक्टर कुछ गलत तो नहीं कर रही है। जब तक रुद्रांश की ड्रेसिंग कंप्लीट नहीं हो गई तब तक महा की भी नजरें इधर से उधर नहीं हुई थी। वही वहां खड़ी दोनों नज एक तक रुद्रांश को देख रही थी। इतना हैंडसम आदमी देखने का मौका रोज रोज थोड़ी ना मिलता है। ड्रेसिंग कंप्लीट कर डॉक्टर रुद्रांश की तरफ देख मुस्कुराते हुए, लगता है आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। बिना पलके झपकाए वो एक टक आपके जख्मों को देख रही थी। उनकी आंखों में आपके लिए फिक्र साफ साफ दिख रही है। आप दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत है। आप दोनों यही इंतजार करें, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, उसके बाद मैं आपकी गर्लफ्रेंड का ड्रेसिंग करती हूँ। वो डॉक्टर इतना बोल उस केबिन से चली जाती है। साथ ही वो दोनों नस भी न चाहते हुए डॉक्टर के पीछे चली जाती है, पर वो दोनों नस जाते हुए भी बार बार पलट कर रुद्रांश की तरफ देख रही थी। वही उस डॉक्टर के जाते ही महा अपने आंखों को मसलते हुए, पक्का उस डॉक्टर की आंखें खराब होंगी, मेरी आंखों में इस खरबूजे के लिए प्यार कैसे दिख सकता है? मेरी आंखें, मेरा प्यार, और मुझे ही पता नहीं चला। आज पहली बार मैं तुमसे पूरी तरह से सहमत हूँ। उस डॉक्टर की ही आंखें खराब है, वरना तुम्हारे मटर जैसी आंखों में प्यार, वो भी मेरे लिए नामुमकिन। इन मटर जैसी आंखों में शैतानी के अलावा और कुछ भी नहीं है। वैसे भी तुम्हारी जैसी घनचक्कर से शादी कर रहा हूं, वही बड़ी बात है। प्यार करके मैं खुद घनचक्कर नहीं बनना चाहता। उसके लिए तुम्हें मुझसे प्यार करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पहले से ही बड़े वाले घनचक्कर हो, बल्कि मुझे तुमसे बचकर रहना चाहिए। वो कहावत तो सुनी ही होगी तुमने, संगत का असर बहुत गहरा होता है। अब समझा क्यों आजकल मुझे अपने अंदर कुछ बदला बदला लग रहा है। तुमने तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। क्या मतलब है इस बात का मिस्टर राठौर? जरा खुलकर बताने का कष्ट करेंगे। समझदार को इशारा ही काफी होता है। अब अगर तुम समझदार हो तो खुद समझ जाओ। नर्स को अंदर आते देख रुद्रांश अपनी बात कह अपने जगह से खड़े होते हुए, वैसे तुम यहाँ मेरी बात को समझने की कोशिश करो और हाँ, अपना भी ड्रेसिंग करा लो, मैं तब तक थोड़ा घूम कर आता हूँ। रुद्रांश अपनी बात कह उस कमरे से चला जाता है। वही महा, वो अभी भी उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर में ही महा को उसके कही बात का मतलब समझ आ जाता है, पर अब वो रुद्रांश को कोसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो महाराज तो घूमने निकल गए थे। इधर रुद्रांश, जिसके चेहरे पर अब तक स्माइल देखी जा सकती थी,
गैलरी में आते ही उसके चेहरे के भाव सख्त हो जाते हैं। वो अपने पॉकेट से अपना मोबाइल निकाल एक प्राइवेट नंबर डायल करता है। एक दो रिंग जाते ही सामने वाला कॉल पिक कर लेता है। ये इस बॉस, क्या ऑर्डर है? डैनियल, एक नंबर नोट करो। रुद्रांश इतना बोल डैनियल को एक नंबर बताता है। ये उन्हीं गुंडों के गाड़ी का नंबर था जिन्होंने आज उन लोगों पर हमला किया था। मुझे इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जल्द से जल्द। ओके बॉस। डैनियल इतना बोल कॉल कट कर देता है। डैनियल रुद्रांश का बेहद खास आदमी था, या यूं कहे उसका राइट हैंड था। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, किसी के भी बारे में कुछ पता करना हो, डैनियल कुछ ही घंटों में सब कुछ पता कर लेता था। उसके सोर्सेज इतने स्ट्रांग होते थे कि कोई भी उसकी इन्फॉर्मेशन में कोई गलती नहीं निकाल सकता था। वही फोन रखने के बाद रुद्रांश एक तक बाहर की तरफ देख रहा था। आज के हमले के बाद उसे इतना तो कंफर्म था कि वो लोग उसके लिए नहीं, महा के लिए आए थे। पर महा की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है जो कोई उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है? जहां तक वो महा के बारे में जानता था, उसकी तो ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। फिर ऐसा कौन है जो इस कदर महा के जान के पीछे पड़ा हुआ है? वो अभी इसी सोच में डूबा था कि अपने मोबाइल की रिंगटोन सुन उसका ध्यान टूट जाता है। वो जैसे ही कॉल पिक करता है, उधर से महा की जोरदार आवाज सुन वो अपना मोबाइल अपने कान से हटाते हुए, ये एलियन आखिर मुझे ही मिलनी थी। वो एक गहरी सांस ले, क्या है, इतना चिल्ला क्यों रही हो? तुम इंसानों जैसे नहीं रह सकती क्या? बार बार ये साबित करने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम कितनी बड़ी बंदरिया हो। मिस्टर राठौर, अपनी बकवास बंद करिए वरना मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी। मेरी छोड़े, अपनी बताएं, इस हॉस्पिटल में कौन सा मेला लगा है जो आप पिछले 1 घंटे से घूम रहे हैं? मैं यहाँ ड्रेसिंग करा के इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ, और एक आप हो जो जिनको पता नहीं क्या घुमन घुमाई का शौक चढ़ा है। अगर मुझे परेशान करना ही है तो कल करना, आज के लिए इतना काफी है। आ रहा हूँ, ज्यादा बकबक करने की कोई जरूरत नहीं है। महा जो अभी कुछ और बोलती कॉल कट होते देख गुस्से से बड़बड़ाते हुए, खरबूजा कहीं का। कुछ देर बाद रुद्रांश कमरे में वापस आ जाता है। वही उसे वापस आता देख महा अपने जगह से फौरन उठ, भगवान का शुक्र है आखिर तुम आ ही गए। अब चलो जल्दी से पेमेंट कर दो, फिर हम लोग चलते हैं। मेरे पेट में चूहे लोगों ने पार्टी शुरू कर दी है। अब मैं ज्यादा देर टॉलरेट नहीं कर सकती, कहीं मेरी भूख से ही जान न निकल जाए। वो सब तो ठीक है, पर तुम हर बार ये बंदरिया जैसी उछलती क्यों रहती हो? कभी तो थोड़ा इंसानों वाले हरकत कर लिया करो। तुम्हारे साथ रहने पर ऐसा लगता है जैसे मैं कोई बहुत ही ज्यादा बदमाश बच्चे के साथ रह रहा हूँ। तुम्हें देखकर कोई बोलेगा कि तुम एक डॉक्टर हो। देखो खरबूजे, अभी के लिए अपना ये प्रवचन तुम अपने पास ही रखो। मेरे पास अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है तुम्हारे किसी भी बकवास के जवाब देने का, इसीलिए शांति से पेमेंट करो, उसके बाद हम एक अच्छी जगह पर जाकर पेट भर खाना खाएंगे। ठीक है, पेमेंट करके जल्दी से नीचे आओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करूंगी। और प्लीज भगवान के लिए महा अपने दोनों हाथ जोड़, थोड़ा जल्दी आना, फिर से कहीं घूमने मत निकल जाना। महा इतना बोल जैसे ही जाने लगती है, रुद्रांश उसका हाथ पकड़ उसे रोक लेता है। वही रुद्रांश के इस हरकत पर महा के कदम अपने जगह पर ठिठक जाते हैं। वो कभी अपने हाथ को देखती तो कभी रुद्रांश के हाथ के तरफ। महा को इस तरह से अपनी तरफ देखते देख रुद्रांश फौरन उसका हाथ छोड़, यहीं रुको, साथ में नीचे चलते हैं। महा भी बिना ज्यादा कुछ बोले वहीं रुक जाती है। हालांकि कोई और वक्त होता तो चाहे धरती फट जाए या आसमान गिर जाए, लेकिन महा रुद्रांश की बात कभी न मानती। लेकिन फिलहाल आज के सिचुएशन को देखते हुए महा भी ज्यादा कुछ नहीं बोलती। वो दोनों वहां से निकल किसी अच्छे रेस्टोरेंट की तरफ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हवेली के अंदर महा और रुद्रांश को गए हुए काफी वक्त हो चुका था। अभी तक उन लोगों को वापस आता न देख सभी घर वाले परेशान हो चुके थे। सूर्य प्रताप जी चिंता भरे स्वर में, आखिर बच्चों को इतनी देर क्यों लग रही है? अब तक तो उन लोगों को आ जाना चाहिए था। क्या दादाजी, आप भी कैसी बात करते हो? अरे समझने की कोशिश कीजिए, दोनों अकेले में कुछ वक्त बिता रहे होंगे। आखिर इतने दिनों बाद दोनों के बीच की नाराजगी खत्म हुई है, अब अकेले में वक्त मिला है तो दोनों। अविनाश जो फ्लो में ये तक भूल गया था कि वो क्या कह रहा है और किसके सामने कह रहा है। सबको अपनी तरफ देखता पा वो खुद से बड़बड़ाते हुए, भाग ले बेटा, वरना तेरी आज खैर नहीं। अविनाश बिना एक पल भी गवाए वहां से फौरन ही भाग खड़ा होता है। वहीं बाकी सब उसके हरकत पर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाते हैं। सूर्य प्रताप जी महा की मां की तरफ देख, आप चिंता न करें, बच्चे जल्द ही वापस आ जाएंगे। हो सकता है वो दोनों अकेले में कुछ वक्त बिताना चाह रहे हो, वैसे भी उन दोनों को अभी कुछ वक्त देना चाहिए। शायद अविनाश सही कह रहा है, आप ज्यादा टेंशन मत ले, रुद्रांश साथ है तो फिक्र करने की वैसे भी कोई बात नहीं है। वो बात नहीं है, बस काफी देर हो गई थी बच्चों को गए हुए, इसीलिए थोड़ी चिंता हो रही थी। एक माँ का दिल तो आप जानते ही है। वैसे भी मेरी बेटी जब तक घर न आ जाए मुझे शांति नहीं मिल सकती। आप जानते नहीं उसे कितनी बड़ी खुराफाती है वो। ऐसा कोई दिन नहीं जब वो खुद को चोट पहुंचाकर या फिर दूसरों को चोट पहुंचाकर घर न पहुंचे। महा की मां के बातों को सुन सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। रुद्रांश के दादाजी मुस्कुराते हुए, थोड़ी सी बदमाशी तो इस उम्र में चलती है बेटा, और जहां तक मैंने महा बेटा को जाना है, वो दिल की बेहद साफ बच्ची है। वो किसी को भी पल भर में अपना बना सकती है।
इधर दूसरी तरफ द ब्लू सी रेस्टोरेंट के अंदर महा और रुद्रांश अपने टेबल पर बैठे अपनी अपनी मेन्यू पढ़ने में बिजी थे। महा अपनी मेन्यू पर नजर गड़ाए, एक प्लेट छोला भटूरा, एक प्लेट पनीर चिल्ली, 2 बटर नान, एक प्लेट समोसे वाली चाट, 2 आलू के पराठे मस्त मक्खन मार के और उसके साथ दही बूंदी रायता। महा तो अपने मग्न में बोले जा रही थी, पर इधर रुद्रांश वो आंखें फाड़े मुंह खोले महा की तरफ हैरानी से देख रहा था। वही महा अपना ऑर्डर कंप्लीट कर रुद्रांश की तरफ देखते हुए, मुंह खोलकर क्या बैठे हो, कोई चम्मच से सीधा तुम्हें यहाँ खाना खिलाने नहीं आ रहा, अपना ऑर्डर दो तभी खाना आएगा। What the hell? Don't tell me, ये मत कहना, अभी जो तुमने इतना सारा खाना ऑर्डर किया है वो तुम अकेले खाने वाली हो। और नहीं तो क्या सुबह से भूखी हूँ, ऊपर से आज इतनी मेहनत की जो अलग खाऊंगी तभी तो ताकत आएगी। भैया आप जल्दी जल्दी जाओ और जल्दी जल्दी मेरा खाना ले आओ, अब और इंतजार नहीं होता। तुम भी अपना खाना ऑर्डर कर, खबरदार जो मेरे खाने में को हाथ भी लगाया तो तुम ही खाओ अपना ये ऑयली खाना। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा इतना खाना जाता कहाँ है तुम्हारा, लकड़ी जैसी तो पतली हो, एक फूंक मारो उड़ जाओगी। देखो मिस्टर हुकुम सा चुपचाप से तुम्हें जो भी खाना है वो ऑर्डर करो, अगर तुमने और ज्यादा कोई बकवास की न तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। मेरा दिमाग अभी शांत है तो इसे शांत ही रहने दो। आई डोंट माइंड इफ यू ईट मी माई लवली स्वीट हार्ट, मुझे कोई परेशानी नहीं है अगर तुम मुझे खा जाओ मेरी प्यारी स्वीट हार्ट। ये कहते वक्त रुद्रांश के चेहरे पर महा को चिढ़ाने वाली स्माइल थी। वही महा जो अपना गुस्सा शांत करने के लिए पानी पी रही थी, रुद्रांश के मुंह से डबल मीनिंग बातें सुन वो जोर जोर से खांसने लगती है। वही इस दौरान रुद्रांश अपना ऑर्डर वेटर को दे चुका था, जिसे ले अब वेटर वहां से जा चुका था। वो रुद्रांश को गुस्से से घूरते हुए, क्या बकवास की है तुमने, अभी जरा फिर से दोहराना, देवी माँ की कसम आज यही तुम्हारा जनाजा निकाल दूंगी। इतनी भी क्या नाराजगी स्वीट हार्ट, मैंने तो बस तुम्हारी ही बात का जवाब दिया था, तुम्हें ही मुझे खाने की ख्वाहिश है तो फिर इसमें मेरी क्या गलती। वैसे भी मेरी एक लौती गर्लफ्रेंड हो तुम, अब तो मंगेतर भी बन चुकी हो और कुछ दिनों में पत्नी भी बनने वाली हो, तो फिर तुम्हारे अलावा और किसके साथ में ऐसी बातें करूंगा। बहुत अच्छी तरह से जानती हूं मैं तुम्हें खरबूजे, मुझसे ज्यादा शान पट्टी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये अपनी सस्ती लाइनें उनके सामने मारना जो तुम पर मरती होंगी, मुझ पर कोशिश भी मत करना वरना अगले बार कुछ भी बोलने लायक नहीं बचोगे। तुम तो नाराज हो गई स्वीट हार्ट, अब ऐसी भी क्या बात कर दी मैंने, अब तुम भी अपना गुस्सा थूक दो। महा उससे कुछ बोलती उससे पहले ही रुद्रांश उसके करीब आ धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए, जो बोल रहा हूं शांति से करो, बाद में क्लियर कर दूंगा, फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए मेरी गर्लफ्रेंड की एक्टिंग करो। रुद्रांश इतना बोल वापस से अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है। वही महा वो हैरानी से रुद्रांश के चेहरे की तरफ देखने लगती है। उसे तो यही लग रहा था जैसे रुद्रांश के दिमाग का एक दो स्क्रू ढीला हो गया है। वो रुद्रांश से कुछ पूछती उससे पहले ही उनके टेबल के पास एक बेनतेह खूबसूरत औरत आकर खड़ी हो जाती है। रेड लिपस्टिक से सजे होठ, आंखों में भर भर कर काजल, परफेक्शन से लगाया हुआ आईलाइनर, हाई ब्रांड के कपड़े, पैरों में ऊंची हील। उस महिला को देखकर ही पता चल रहा था कि वो कोई बहुत बड़े खानदान से आती है। पर एक अनजान महिला को अपने टेबल पर देख महा थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। वो एक नज़र रुद्रांश की तरफ देखती है जो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, पर जैसे ही उसकी नज़र उसके बंद मुट्ठी पर जाती है वो हैरानी से रुद्रांश की तरफ देखने लगती है। वो एक नज़र उस अनजान महिला को देख अपने मन में आखिर कौन है ये ड्रैकुला जिसे देखते ही मिस्टर राठौर ज्वालामुखी बने बैठे हैं। वो उस महिला की तरफ देखते हुए, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। महा की बात पर वो महिला मुस्कुराते हुए, ऑफ कोर्स तुम मुझे नहीं जानती होगी पर तुम्हारे होने वाले हस्बैंड मुझे काफी अच्छे तरह से जानते हैं। क्यों रुद्रांश, तुमने अपनी मंगेतर को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? कम से कम तुम्हें अपनी मंगेतर को अपनी पहली पत्नी के बारे में तो जरूर बताना चाहिए था। रुद्रांश निकिता की बात का कोई जवाब नहीं देता, वो गुस्से से अपना मुंह फेर लेता है। वही निकिता अपने होठों पर मुस्कान सजाए, वैसे कोई बात नहीं, तुमने नहीं बताया तो मैं बता देती हूँ। निकिता महा की तरफ अपना हाथ बढ़ा। हाय, आई एम निकिता राजपूत, एक्स वाइफ ऑफ मिस्टर रुद्रांश राठौर। बहुत मन था तुमसे मिलने का, देखना चाहती थी कैसी होती है वो लड़कियां जो अमीरों को फंसाने के लिए इस कदर पागल होती है कि ये भी नहीं देखती कि वो पहले से शादीशुदा के साथ साथ एक बच्चे का बाप भी है। महा निकिता की बात सुन अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल ला, उससे हाथ मिलाते हुए, हाय आई एम महा महेश्वरी, अ जनरल सर्जन। वैसे डाइवोर्स होने के बावजूद अभी भी तुम्हारी पहचान मिस्टर राठौर की एक्स वाइफ होने के अलावा और कुछ नहीं है। ये कुछ अजीब नहीं है, मिस्टर राठौर से अलग होने के बाद भी तुमने मिस्टर राठौर के नाम को यूज करना नहीं छोड़ा। हाँ समझी, आखिर मिस्टर राठौर नंबर 1 बिजनेसमैन जो ठहरे, काफी फायदा होता होगा उनका नाम यूज करके नहीं। अच्छा हुआ जो तुम मुझसे खुद ही मिलने आ गई, बड़ी ख्वाहिश थी तुमसे मिलने की। वो क्या है ना, मैं भी देखना चाहती थी कैसी होती है वो औरतें जो अपनी 6 महीने की बच्ची को छोड़ भाग जाती है। वो भी महा थी, उसे अपनी बेइज्जती का बदला बहुत अच्छे से लेना आता था। जब वो रुद्रांश जैसे बड़े बिजनेसमैन को कुछ नहीं समझती थी तो फिर निकिता तो उसके सामने कुछ भी नहीं थी। किसी की बेइज्जती कैसे करनी है ये महा से बेहतर कोई जान सकता था।
महा रुद्रांश की तरफ देख एक बड़ी सी स्माइल करते हुए, डार्लिंग चलो कहीं और जाकर बैठे, यहाँ का माहौल कुछ लोगों के वजह से अब बैठने लायक नहीं बचा है। ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट, जैसा तुम कहो। रुद्रांश महा के कमर पर हाथ रख उसे थोड़ा अपने और करीब कर निकिता से एक्सक्यूज कर वहां से महा को ले दूसरी तरफ चला जाता है। रुद्रांश का हाथ अपने कमर पर महसूस कर महा धीरे से रुद्रांश के कान में गुस्से से फुसफुसाते हुए, ज्यादा मौके का फायदा उठाने की कोशिश न करो, हाथ हटाओ अपना खरबूजे। उन दोनों को दूर से देखने पर यही लग रहा था जैसे वो दोनों कोई रोमांटिक बात कर रहे हो। दोनों काफी करीब है, एक दूसरे के प्यार में पागल। रुद्रांश उसकी बात सुन तुरंत अपना हाथ उसके कमर से हटा लेता है, पर वो दोनों अभी भी एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह ही लग रहे थे। वहीं निकिता जो उन लोगों को ही गुस्से से घूर रही थी, इन दोनों की करीबी देख उसकी मुठिया गुस्से में भींच जाती है। ऊपर से महा ने जिस तरह से निकिता की बेइज्जती की थी, निकिता को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। निकिता अपना पैर पटकते हुए वहां से निकल जाती है। निकिता को जाते हुए रुद्रांश और महा ने भी देख लिया था, उसे जाते देख दोनों के ही चेहरे पर मुस्कान थी। वहीं निकिता जो उन लोगों को ही गुस्से से घूर रही थी, इन दोनों की करीबी देख उसकी मुठिया गुस्से में भींच जाती है। ऊपर से महा ने जिस तरह से निकिता की बेइज्जती की थी, निकिता को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो तो यहाँ अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने आई थी, पर रुद्रांश को किसी लड़की के साथ वहां देख वो थोड़ा हैरान हो जाती है। वो ध्यान से उस लड़की की तरफ देखने लगती है जो रुद्रांश के बगल में बैठी थी, और उसे ज्यादा देर नहीं लगी थी महा को पहचानने में। आखिर मीडिया में हुकुम सा की डॉक्टर मैडम की खबर आग की तरह फैली थी। महा की खूबसूरती देखते ही निकिता पूरी जलन से भर जाती है। वो अपनी दोस्तों को बहाना बना उन लोगों की तरफ बढ़ जाती है। वहीं रुद्रांश जिसने पहले ही निकिता को उन लोग के पास आते देख लिया था, वो महा के साथ फ्लर्ट करने लगता है ताकि निकिता को कोई शक ना हो। वहीं निकिता वो तो वहां महा की बेइज्जती करने के इरादे से आई थी, पर उसे क्या पता था वो किससे पंगा लेने जा रही है। निकिता अपना पैर गुस्से से पटकते हुए वहां से निकल जाती है। निकिता को जाते हुए रुद्रांश और महा ने भी देख लिया था, उसे जाते देख दोनों के ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हैं, पर जैसे ही उन्हें अपनी नजदीकी का एहसास होता है, वो दोनों जो अब तक बिल्कुल करीब होकर चल रहे थे, बिजली की रफ्तार से एक दूसरे से अलग होते हैं। वो दोनों एक दूसरे से इस तरह से दूर होते हैं जैसे दोनों में कोई करंट लगा हो। महा रुद्रांश की तरफ देख, अगर तुम मुझे पहले बता देते तुम्हारी ड्रैकुला आने वाली है, तो मैं और अच्छी एक्टिंग करती। पहली बात, वो मेरी कोई भी नहीं है, और दूसरी बात, मुझे नहीं पता था वो भी यहाँ है, वरना मैं कभी भी यहाँ नहीं आता। ओहो दिलजले आशिक, ज्यादा दिल जलाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात तो बताओ, आखिर इस ड्रैकुला से तुम्हें मोहब्बत हो कैसे गई? अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप अपना खाना खाओ, वरना फिर सीधे रात को ही खाना मिलेगा, वो भी घर पर। ओ हीरो, होगे तुम हुकुम सा, लेकिन मेरे सामने अपनी ये हुकुमगिरी झाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो मैंने तुम्हारी मदद की उस ड्रैकुला से तुम्हारा पीछा छुड़ाने में, एक तुम हो जो मेरा एहसान मानने की जगह मुझे यहाँ बैठे धमकी दे रहे हो। हाँ हाँ ठीक है, अब चुपचाप से अपना खाना खाओ। अकरू कहीं का थैंक यू बोल देगा तो जैसे जवान कट जाएगी साहबजादे की। वैसे तुम्हारी ड्रैकुला का मुंह देखने लायक था, आए बड़ी मेरी बेइज्जती करने वाली। ऐसे सच कहूं तो उसे देख मुझे खनक की याद आ गई थी। उस प्यारी बच्ची को कोई कैसे छोड़कर जा सकता है? मन तो कर रहा था उस ड्रैकुला को मार मार कर चटनी बना दूं। मुझे उसकी थोड़ी और बेइज्जती करनी चाहिए थी। कोई नहीं, अगली बार मिलेगी तो अच्छे से सबक सिखाऊंगी। देखो तुम उसे बार बार मेरी ड्रैकुला कहना बंद करो। वैसे तुम्हें बुरा किस बात का लग रहा है, उसे तुम्हारी कहना या फिर उसे ड्रैकुला कहना? तुम शांति से खा नहीं सकती क्या? हर वक्त बकबक करना जरूरी है, और ये कैसे जानवरों जैसे खा रही हो तुम? कोई मैनर नहीं है क्या खाने की? दरअसल महा अपनी सीट पर आलती पालती मारकर बैठ अपने हाथों से खा रही थी। चम्मच छुरी सब भाड़ में गया। वो तो पूरा फुल देशी स्टाइल में अपने खाने का मजा ले रही थी। क्यों, क्या दिक्कत है मेरे खाना खाने में? तुम्हें पता भी है ऐसे देसी स्टाइल में खाने में कितना मजा आता है। वैसे भी ये चम्मच छुरी से मेरा पेट नहीं भरने वाला। जब तक मैं खुद अपने हाथों से निवाला बनाकर न खाऊं, न मेरा मन भरेगा और ना ही पेट। तुमसे बहस करना ही बेकार है। रुद्रांश इतना बोल चुपचाप से अपना खाना खाने लगता है। वहीं महा धीरे से बड़बड़ाते, तो बहस करने को किसने कहा? एक तो पता नहीं कैसे ये उबला हुआ सब्जी खा रहा है, ना कोई मसाला है न कोई स्वाद। ऐसा बेस्वाद खाना तो ये खड़कसिंह ही खा सकता है। वहीं रुद्रांश महा की तरफ देख अपने मन में पता नहीं इतना अनहेल्दी खाना ये कैसे खा सकती है। डॉक्टर के एक भी गुण नहीं है इस लड़की के अंदर। वो दोनों यूं ही एक दूसरे को कोसते हुए अपना खाना खत्म कर लेते हैं। ओह नो, ये भी अभी ही होना था। महा अचानक से चिल्लाते हुए बोलती है। दरअसल हुआ ये था कि खाना खा महा जैसे ही अपनी चेयर से उठने लगती है, उसे आभास होता है उसकी साड़ी खुल चुकी है। क्या हुआ, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? सब हम ही लोग को देख रहे हैं। अरे मैं क्या शौक से चिल्ला रही हूँ? बेवकूफ इंसान समझा करो ना, कोई दिक्कत हो गई है तभी तो चिल्ला रही हूँ। मुझे क्या मजा आ रहा है लोगों का ध्यान अपनी ओर करने में। तो वही तो पूछ रहा हूँ पागल लड़की, क्यों चिल्ला रही हो? जब तक बताओगी नहीं पता कैसे चलेगा।
अंतर्यामी नहीं हूं जो सब कुछ पहले से पता होगा। वो मेरी सारी खुल गई है। महा ये बात कहते हुए इतनी मासूम लग रही थी कि एक पल तो रुद्रांश भी उसकी मासूमियत में खो गया था। तो इसमें इतना क्या चिल्ला रही हो, वॉशरूम जाकर सही कर लो। पूरे के पूरे गाढ़े हो क्या, समझ नहीं आ रहा? सारी खुल गई है मेरी, इतने सारे लोगों के सामने कैसे जाऊंगी? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, घर पर तो मम्मा ने पहना दिया था। तो जब तुमसे साड़ी संभलती नहीं है तो तुमने पहनी ही क्यों? तुम्हारे कारण इडियट, तुम्हारे ही घर वालों ने तो साड़ी भेजवाई थी। अब मुझ पर चिल्लाने की जगह मेरी मदद करो, और नहीं कर सकते तो चुप बैठो। रुको, कुछ सोचता हूं। बंदरिया जैसे उछलोगी तो यही होगा ना। वो मेरी सारी खुल गई है। महा ये बात कहते हुए इतनी मासूम लग रही थी कि एक पल तो रुद्रांश भी उसकी मासूमियत में खो गया था। तो इसमें इतना क्या चिल्ला रही हो, वॉशरूम जाकर सही कर लो। पूरे के पूरे गधे हो क्या, समझ नहीं आ रहा? सारी खुल गई है मेरी, इतने सारे लोगों के सामने कैसे जाऊंगी? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, घर पर तो मम्मा ने पहना दिया था। तो जब तुमसे साड़ी संभलती नहीं है तो तुमने पहनी ही क्यों? तुम्हारे कारण इडियट, तुम्हारे ही घर वालों ने तो साड़ी भेजवाई थी। अब मुझ पर चिल्लाने की जगह मेरी मदद करो, और नहीं कर सकते तो चुप बैठो। रुको, कुछ सोचता हूं। बंदरिया जैसे उछलोगी तो यही होगा ना। रुद्रांश कुछ देर सोचने के बाद सीधा महा के पास जा उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वही महा जो रुद्रांश के इस हरकत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो हैरानी से कभी रुद्रांश की तरफ देखती तो कभी वहां मौजूद सभी लोगों को जो उन दोनों को ही देख रहे थे। कहाँ गिरने के डर से रुद्रांश के गले में अपनी बाहें डाल लेती है। वो रुद्रांश से धीरे से, पागल हो गए हो क्या, कर रहे? सबका ध्यान हम लोगों पर ही है, नीचे उतारो मुझे, सब घूर रहे हैं हमें। अभी सबका ध्यान हम दोनों पर है, अगर मैंने तुम्हें नीचे उतारा ना तो सबका ध्यान सिर्फ तुम पर होगा। ये लोग जो अभी तो हम दोनों को घूर रहे हैं, फिर सिर्फ तुम्हें घुरेंगे तो अच्छा है, शांत रहो और जो मैं कर रहा हूं करने दो। रुद्रांश की बात महा को भी सही लगती है, इसलिए वो चुप हो जाती है। वही रुद्रांश महा को शांत देख रिसेप्शनिस्ट के पास जाके, आप प्लीज मेरी वाइफ की हेल्प कर सकती है? वो फीमेल स्टाफ तो रुद्रांश के हैंडसम चेहरे में ही खो गई थी। वो तो एक तक रुद्रांश को ही देख रही थी। वही उस स्टाफ को कोई जवाब देता न देख रुद्रांश थोड़ा जोर से, हेलो क्या आप सुन रही है? प्लीज इट्स अर्जेंट। वो फीमेल स्टाफ होश में आते हुए, जी जी, सिर पर मदद करनी क्या है? रुद्रांश उस फीमेल स्टाफ से अब क्या कहे, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। रुद्रांश की प्रॉब्लम समझ महा उस फीमेल स्टाफ को सारी बातें बता देती है, जिसे सुन उस फीमेल स्टाफ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। साथ ही उसे महा से थोड़ी जलन भी हो रही थी कि कैसे उसे इतना हैंडसम, केयरिंग और प्यार करने वाला पार्टनर मिला है। वो फीमेल स्टाफ महा की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। रुद्रांश महा को लेडीज वॉशरूम के बाहर छोड़ वही खड़े उसका इंतजार करने लगता है। वही रेस्टोरेंट में मौजूद सभी कपल रुद्रांश और महा को देख जल रहे थे। रुद्रांश के वजह से जहां सभी मर्दों को अपनी बीवी से सुनना पड़ रहा था, तो वही महा से सभी लड़कियां जल रही थी। इधर अंदर वो फीमेल स्टाफ महा को देख मुस्कुराते हुए, काफी केयरिंग पार्टनर मिले हैं आपको मैम, लगता है सर आपसे बहुत प्यार करते हैं। उस फीमेल स्टाफ की बात सुन अब महा क्या ही कहती, आखिर असलियत तो वही जानती थी। वो दोनों को तो बस मौका चाहिए होता है एक दूसरे को परेशान करने का, प्यार, वो भी उन दोनों के बीच दूर दूर तक इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। पर वो जबरदस्ती मुस्कुराने और उस फीमेल स्टाफ की बातों पर हाँ में हाँ मिलाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। हालांकि कहीं न कहीं रुद्रांश के इस हरकत से महा का दिल एक अजीब एहसास से गुदगुदा गया था। चोट होने के बावजूद रुद्रांश ने अपनी चोट के बारे में न सोच उसके बारे में सोचा था। कैसे उसने बिना ज्यादा सोचे उसे अपनी गोद में उठा लिया था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो शर्मिंदा ना हो। वो चाहे कितना भी उससे लड़ ले, उससे परेशान कर ले, उसकी बेइज्जती कर ले, पर वो कहीं न कहीं उसकी केयर भी करता था। भले वो आज सुबह उन गुंडों से उसकी जान बचाना हो या फिर अभी सबके सामने उसे शर्मिंदा होने से बचाना। वो यही सब सोच रही थी कि तब तक वो फीमेल स्टाफ उसकी साड़ी उसे अच्छे से पहना देती है। कुछ देर बाद वो उस फीमेल स्टाफ के साथ बाहर आती है, जहां उसे रुद्रांश उसका इंतजार करते हुए दिखता है। वो फीमेल स्टाफ वहां से चली जाती है। वही उसके जाते ही रुद्रांश महा से, अब थोड़ा अपनी बंदरिया वाली जिन को काबू में रखना, क्योंकि अगर फिर से सारी खुली न तो फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। रुद्रांश इतना बोल वहां से चला जाता है। वही महा उसकी पीठ को घूरते हुए हूँ बाहर से सख्त और अंदर से मुलायम, मदद भी करता है और फिर सुना भी देता है। हो क्या चीज आखिर तुम मिस्टर हुकुम सा, जितना तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ उतना ही उलझती जा रही हूँ। महा महेश्वरी, ये तुम्हारी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट चैलेंज है और तुम्हें इसी चैलेंज के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है। वो रुद्रांश के पीछे जाते हुए, अरे रुको, मेरे डिफिकल्ट चैलेंज मुझे भी साथ ले चलो। हालांकि महा अभी ये सब मजाक ले रही थी, पर कौन जानता है आगे क्या होने वाला है। वो दोनों वहां से बिल पे कर घर की तरफ निकल जाते हैं। दोनों ने आज इतनी लड़ाइयां कर लो थी कि अब दोनों के पास ही शक्ति नहीं बची थी। हालांकि ये हैरानी की बात थी, पर दोनों साथ में होने के बावजूद भी उन्होंने ये सफर शांति से काटा। कुछ ही देर में दोनों हवेली के सामने थे। अब बारी थी हाई वोल्टेज ड्रामा की, क्योंकि दोनों जिस कंडीशन में थे लाजमी था कि परिवार वाले सवालों का बॉम्ब फोड़ने वाले थे।
महा और रुद्रांश को वापस घर आया देख सभी घरवाले खुश हो जाते हैं, पर दोनों की हालत देख सभी के चेहरे पर अब तक जो मुस्कुराहट थी उसकी जगह अब परेशानी ने ले ली थी। महा की मां महा के पास आ उसके सिर पर लगी पट्टी की तरफ देखते हुए, ये कैसे हुआ? तुम दोनों ठीक तो हो? महा, तूने फिर से कोई बदमाशी की है क्या? यहाँ किससे लड़कर आए है तू? यहाँ तो तुझे कोई जानता भी नहीं है। हालांकि महा की मां ने ये बात बहुत धीरे से कही थी, पर क्योंकि रुद्रांश उनके पास ही खड़ा था जिस कारण उसे सारी बातें साफ सुनाई दे गई थी, उनकी बात सुन वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया था। वही महा अपनी मां की तरफ देखते हुए, मम्मा क्या मैं कोई गुंडा मवाली हूं जो सबसे लड़ते फिरोगी? उससे कम भी तो नहीं है ना तू बेटा। मां, महा अपनी मां की बात सुन कुछ कहने लायक ही नहीं रह गई थी। भला अब वो क्या ही कहती। सूर्य प्रताप जी अपनी गंभीर आवाज में, रुद्रांश ये सब कैसे हुआ? आप दोनों तो मंदिर गए थे, फिर ये चोट? कुछ नहीं बड़े दादाजी, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। गाड़ी चलाते वक्त मेरा ध्यान नहीं था और इसी कारण गाड़ी पेड़ से टकरा गई थी। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों ठीक है। रुद्रांश को सच छुपाता देख महा रुद्रांश की तरफ हैरानी से देखने लगती है। वो तो यही सोच रही थी कि रुद्रांश सबको यही बताएगा कि गाड़ी का एक्सीडेंट महा के वजह से हुआ था, पर रुद्रांश ने तो सारा इल्जाम खुद पर ही ले लिया था। भला रुद्रांश ने ये क्यों किया था? उसे बचाने के लिए, पर क्यों? महा के मन में ऐसे ही ढेरों सवाल उठ रहे थे, पर अभी न वक्त सही था न जगह। वो रुद्रांश से बाद में इस बारे में बात करने का सोचती है। वही रुद्रांश की बात सुन सूर्य प्रताप जी, आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? रुद्रांश, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप जानते हैं आपकी इस गलती के कारण आज आप दोनों के साथ बड़ा हादसा भी हो सकता था। इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत आप कैसे कर सकते हैं? मुझे माफ कर दीजिए बड़े दादाजी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आगे से ध्यान रखूंगा, इस बार आखिरी गलती समझ माफ कर दीजिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे आगे से ऐसी लापरवाही की आपको माफी नहीं सजा मिलेगी। आप हुकुम सा है इस राज्य के, आपसे ऐसी गलतियां शोभा नहीं देती। आगे से इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जाइए अपने कमरे में और थोड़ा आराम कर लीजिए, सफर के कारण थकान हो गई होगी। मीना बिंदनी महा बेटा को भी उनके कमरे में ले जाए, इन्हें भी आराम की जरूरत है, और हाथ दोनों के कमरे में हल्दी वाला दूध भेजवा दीजिएगा। जी बड़े दादाजी। रुद्रांश और महा अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वही महा की मां भी महा के साथ चली जाती है। मीना के कमरे से बाहर जाते ही महा की मां महा को घूरते हुए, सच सच बता मुझे महा, ये सब कैसे हुआ? कहीं तूने फिर से किसी से तो पंगा नहीं ले लिया ना? यार मम्मा, नीचे उसने सब बताया तो फिर भी आप मुझ पर शक कर रहे हो। क्या मैं कोई पागल हूं जो बिना मतलब के दूसरों से लड़ते फिरूंगी? बात वो नहीं है बेटे, अब तू पहले जैसी बावली रहा करती थी, अब वैसा नहीं चलने वाला। अब तेरी शादी होने वाली है, वो भी इतने बड़े खानदान में। मैं और तेरे पापा तुझे इतने अच्छे परिवार का हिस्सा बनते देख कितने खुश हैं, हम बता नहीं सकते। तू अब इस परिवार से जुड़ चुकी है, तेरे हाथों में इस परिवार के साथ साथ मेरे और तेरे पापा की भी इज्जत है। तेरी एक नादानी या गलती और सब बर्बाद। डर लगता है कहीं ये खुशियां सपना ना हो। माँ आप चिंता मत करो, मैं ऐसा कोई मौका नहीं दूंगी किसी को कि कोई आपके या पापा के ऊपर उंगली भी उठाए। आप बस मुझ पर थोड़ा भरोसा करना सीख लो, और वैसे भी आज तक मैंने जिससे भी पंगे लिए हैं वो इंसाफ के लिए ही लिए हैं। आप ही ने सिखाया है ना, अगर अपने सामने गलत होते हुए देखो तो आवाज उठाओ। जानती हूँ बेटा, पर डर भी तो लगा रहता है, हूं तो एक माँ ही। ठीक है, अब ज्यादा सेठी बातें मत करो, बहुत हो गई ये बोरिंग बातें। आप मेरा सिर दबा दो, मुझे नींद आ रही है। अब बचा हुआ प्यार और ज्ञान सुबह दे देना। अभी मुझे सोने दो, मुझे बहुत थकान हो रही है। महा इतना बोल अपना सर अपनी माँ की गोद में रख लेती है। वही उसकी माँ उसकी इस हरकत पर मुस्कुराते हुए धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां फेरने लगती है। इधर रुद्रांश के कमरे में उसकी माँ उसके लिए हल्दी वाला दूध ले आई थी। वो उसके हाथों पर बंदी पट्टी की तरफ देखते हुए, ज्यादा दर्द हो रहा? माँ आप चिंता मत करो, छोटी सी चोट है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। दिख रहा है मुझे कितना छोटा चोट है, इतनी बड़ी पट्टी लगी है और बोल रहा है छोटी चोट है। चुपचाप से ये पूरा हल्दी वाला दूध खत्म करके आराम से सो जा, खबरदार जो कोई काम लेकर बैठा तू। जैसी आपकी आज्ञा माताश्री। अब आप जाए अपने कमरे में आराम करें, मैं पी लूंगा दूध और आराम करूंगा, कोई काम नहीं करूंगा, आप बेफिक्र रहे। मैं आऊंगी रात में फिर से देखने। रुद्रांश की मां इतना बोल वहां से चली जाती है। वही रुद्रांश उनके जाते ही अपने कमरे का दरवाजा बंद कर अपने लैपटॉप को खोल अपना ईमेल देखने लगता है। उस ईमेल को देखते ही उसके भाव सख्त हो जाते हैं, उसका पूरा चेहरा कठोर हो जाता है, उसकी आंखें मौत से भी ठंडी हो जाती है। वो एकटक अपनी सर्द नजरों से अपने लैपटॉप की ही तरफ देख रहा था। उसके आसपास का ऑरा इस वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक था। उस ईमेल में आए फाइल में उन्हीं लोगों की इन्फॉर्मेशन थी जिसके बारे में रुद्रांश ने अपने खास आदमी को पता लगवाने को कहा था। उसके खास आदमी ने न सिर्फ उन गुंडों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता कर ली थी, बल्कि उन सबको पकड़ भी लिया था और उन सबको रुद्रांश के खास बेसमेंट में रखा हुआ था, जहां रुद्रांश उन लोगों की अच्छे से खातिरदारी कर सके।
वो इस वक्त अपने लैपटॉप पर ही नजरें गड़ाए बैठा था कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो अपनी नजरें इधर उधर करता है कि उसे अपने दरवाजे पर एक छोटी सी मुंडी अंदर झांकते हुए नजर आती है। ये देख रुद्रांश की आंखें छोटी हो जाती हो, वो अपने लैपटॉप को बंद कर धीमे कदमों से दरवाजे की तरफ जाता है। दरवाजे के पास आओ से 1 मिनट भी नहीं लगता उस झांकते हुए मुंडी को पहचानने में। वो झांकती हुई मुंडी कोई और नहीं बल्कि माहा थी, जो शायद रुद्रांश को ही खोज रही थी, पर कमरे में बत्ती बुझी होने के कारण उसे रुद्रांश कहीं दिख नहीं रहा था। वो खुद से बड़बड़ाते हुए, आखिर ये खड़कसिंग बत्तियां बुझा के कहाँ गायब है? थोड़ा सा सर उठाने का कष्ट करोगी तो दिख जाऊंगा, शर्ते तुम्हारे पास आंखें होनी चाहिए। अचानक से अपने इतने पास से किसी की आवाज सुन माहा एकदम से उछल पड़ती है, और इसी चक्कर में वो जो दरवाजे के सहारे पूरी लटकी हुई थी, बैलेंस ने मिल पाने के वजह से धड़ाम से नीचे गिर जाती है। रुद्रांश ने थोड़ी सी भी जहमत नहीं उठाई थी माहा की मदद करने में। वो तो माहा को गिरते हुए ऐसे देख रहा था जैसे ये उसके सामने कोई कॉमेडी चल रही हो, जिसे देखने में उसे बड़ा आनंद आ रहा हो। वही माहा वो जमीन पर गिरी दर्द से कराहते हुए, मर गई माँ आज तो। रुद्रांश अपने घुटने के बल बैठ माहा की आंखों में झांकते हुए, दूसरों के कमरे में ऐसे चोरों की तरह ताक झांक करोगी तो यही हाल होगा। तुम तो चुप ही रहो बेदर्द इंसान। एक तो भूत की तरह अचानक आकर मुझे डरा दिया, और जब मैं गिर रही थी तो मुझे बचाने की जगह पर और 2 कदम पीछे हो गए, और अब अपनी ये सस्ती फिलोसफी झाड़ रहे हो। मुझे दूसरों के मसले में टांग अड़ाने का कोई शौक नहीं है। वैसे भी गलती तुम्हारी थी। आधी रात को चोर की तरह मेरे कमरे में क्या ताका झाकी करने आई थी? अब गिरी हुई हरकत करोगी तो गिरोगी ही ना। वो जो तुम्हारे पास बक्सा भर भर कर एटीट्यूड का खदान रखा हुआ ना, वही चुराने आई थी, पर मेरी फूटी किस्मत में पकड़ी गई। अब बोलो क्या कर लोगे? पुलिस बुलाओगे या एफआईआर करवाओगे? तुम्हें पता है तुम किसी को भी इरिटेट करने में कितनी ज्यादा टैलेंटेड हो। तुम्हें डॉक्टर का प्रोफेशन छोड़ जेलर बन जाना चाहिए। तुम्हारे जैसी इरिटेटिंग जेलर झेलने से ज्यादा मुजरिमों के लिए और कोई सजा नहीं हो सकती। और तुम्हें बिजनेस का प्रोफेशन छोड़कर या गाइडेंस की कोचिंग शुरू कर लेनी चाहिए, मुफ्त का ज्ञान बांटना सबको। बकवास बंद करो अपनी, और ये बताओ आधी रात को मेरे कमरे में क्या ताका झाकी करने आई थी? बकवास तुम शुरू करते हो और मुझे भी अपनी बकवास में शामिल कर लेते हो, और फिर मुझ पर ही सारा इल्जाम लगाते हो। खड़कसिंग कहीं के। अगर तुम्हें ऐसी ही बकवास करनी है तो अपने कमरे में जाकर खुद से करो, या फिर खुद की तरह कोई पागल को ढूंढ लो जो तुम्हारी बकवास में इंटरेस्टेड हो। मुझे तुम्हारी बकवास में और तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे रुको, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। मेरी नींद उड़ा के तुम आराम से सो नहीं सकते। तुम्हारी वजह से मैं सो नहीं पा रही, और तुम मुझे ऐसी दुविधा में डालकर खुद आराम नहीं फरमा सकते। आधी रात को क्या तुम्हें मेरे साथ केबीसी खेलने का शौक चढ़ रहा है? पर सॉरी, मुझे इस वक्त केबीसी खेलने का कोई शौक नहीं है। अब चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से और अपने कमरे में जाकर खुद से केबीसी खेल लो, पर प्लीज मेरी जान छोड़ो। अरे अकरू सिंह रुको तो, अकरू बनने का कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है तुमको, समझो ना यार। जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता मुझे नींद नहीं आएगी, और अगर मेरी नींद उड़ी है तो तुम्हारी तो मैं पक्का उड़ाऊंगी। इसीलिए अगर तुम्हें अपनी नींद प्यारी है तो मेरे छोटे छोटे सवालों का अच्छे बच्चे की तरह जवाब दे दो। मुझे भी शांति मिल जाएगी और तुम्हें भी, वरना सोच लो मैं तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। माहा आलती पालती मारकर रुद्रांश की तरफ ऐसे देखती है जैसे कह रही हो दोनों मिलकर जगराता करेंगे। माहा की बात सुन और उसकी हरकतें रुद्रांश एक गहरी सांस ले। ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट, उसके बाद तुम सीधा दफा होगी यहाँ से। दोस्तों, मैंने नई कहानी शुरू की है, क्वीन ऑफ माई एम्पायर। प्लीज उस कहानी को भी पढ़े और अपने रिव्यू बताएं। ये कहानी आपको मेरी लाइब्रेरी में मिल जाएगी। रात का समय था जब माहा रुद्रांश के कमरे में अपने सवालों का जवाब ढूंढने गई थी। वही माहा के बहुत कहने के बाद रुद्रांश उसके सवालों का जवाब देने के लिए मान गया था। अब तुम पूछोगी या फिर कोई मुहूर्त निकलेगा तुम्हारे सवालों के लिए? ऐसे भी कौन से सवाल है तुम्हारे जो तुम रात के 2 बजे खुद के साथ साथ मेरी नींद भी खराब करने आ गई हो? बहुत जरूरी सवाल है। तुम्हें पता भी है इस सवाल के कारण मेरे पेट में दर्द बढ़ता जा रहा है। तुमने आखिर नीचे सबसे झूठ क्यों बोला? जहां तक मेरा ख्याल है हम दोनों तो कट्टर वाले दुश्मन है ना, तो फिर नीचे तुमने मुझे बचाने के लिए झूठ क्यों बोला? अब बात यह है कि हम दोनों बाबू सोना वाले जॉन में तो है नहीं, फिर तुम्हारा ये मुझे बचाने वाला साइड समझ नहीं आ रहा। आखिर तुमने मेरे लिए झूठ बोला, इस बात को मेरे लिए पचाने में बहुत मुश्किल हो रही है। तो इस वाहियात सवाल के लिए तुम रात के 2 बजे मेरा दिमाग खाने आए हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम सच में पूरी की पूरी पागल हो। तुम्हें तो कोई डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता है। मेरे लिए इससे जरूरी सवाल अभी कुछ भी नहीं है, इसीलिए शांति से जवाब दे दो, उसके बाद मैं बिना कुछ कहे यहाँ से दफा हो जाऊंगी। पिंकी प्रोमिस। माहा अपनी छोटी उंगली रुद्रांश के आगे कर देती है। रही बात मेरे पागल होने की, तो ये कोई नई बात नहीं है। तुम्हारे पास मुझे कॉम्प्लीमेंट देने के लिए कुछ और है तो बोलो। वही रुद्रांश पहले माहा की शक्ल देखता है, फिर उसके उंगली को। वो एक गहरी सांस ले। पहली बात, नीचे बोला गया झूठ तुम्हारे खातिर तो बिल्कुल भी नहीं था। वो झूठ मेरे परिवार की खातिर था, क्योंकि अगर उन्हें जरा सा भी आज के हादसे के बारे में कुछ भी खबर लगती तो वो परेशान हो जाते।
उनकी खुशियां पल भर में चिंता में बदल जाती और मैं नहीं चाहता ये सब मेरे परिवार वाले भुगते। बहुत समय बाद मैंने अपने परिवार को इतना खुश देखा है, तो क्यों उनकी खुशियों को इतनी छोटी बातों के लिए बर्बाद करना। चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन गाड़ी तो मेरी वजह से न पेड़ से टकराई थी, तो फिर तुमने खुद के ऊपर क्यों सारा इल्जाम ले लिया? क्योंकि अगर बड़े दादा को ये पता चलता कि मेरे रहते हुए मैंने तुम्हें ड्राइविंग करने दी थी तो मुझे और ज्यादा डांट पड़ती। सो बेसिकली मैंने खुद को बचाया है। रुद्रांश माहा के पास अपना चेहरा ला। अब ये मत कहना आज जो कुछ भी हुआ उसके वजह से मिस महा महेश्वरी के दिल में द ग्रेट रुद्रांश ठाकुर के लिए कुछ कुछ होने लगा था। रुद्रांश के चेहरे पर माहा को चिढ़ाने वाली स्माइल थी। वही माहा अचानक से रुद्रांश को अपने इतने करीब पा एकदम से एक कदम पीछे चली जाती है। वो उसके सीने पर हाथ रख उसे पीछे धकेलते हुए, सपने में भी नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे जैसे खड़कसिंह के लिए तो कभी भी कुछ कुछ नहीं होगा। ज्यादा गलतफहमियां पालने की तुमको कोई जरूरत नहीं है। रहा बात मेरे सवाल जवाब करने का, तो मैं बस जानना चाहती थी आखिर तुम्हारे इस अजीबोगरीब दिमाग में क्या चल रहा है। आखिर अपने दुश्मन से सतर्क रहना चाहिए, और वो भी तब जब सामने तुम्हारे जैसा धूर्त दुश्मन खड़ा हो। विश्वास करो, जब मैं अपनी पर आया ना तो तुम मुझसे छुपने के लिए जगह ढूंढते फिरोगे। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि अभी तक मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं है। तुम्हारे साथ मैंने अपने फर्स्ट लेवल का भी रिवेंज नहीं लिया है। ओ मैं तो डर गई आपसे। अच्छा हुआ आपने मुझे अपने बारे में इतनी सारी जानकारी दे दी, वरना मैं मूर्ख कहाँ ही आपकी महानता समझ पाती। लाइक सीरियसली मिस्टर फैकू चंद, कहाँ से सीखी है तुमने ये 2 रुपए के डायलॉग? छुपते फिरोगी, फर्स्ट लेवल रिवेंज, बला बला। कितना बकवास करते हो तुम यार, मेरे तो कान पक गए। ये जो अभी अभी तुमने खुद का व्याख्या दिया है मेरे सामने, क्या सोचकर दिया कि माहा डर जाएगी? तो सुनो मिस्टर सपने में हीरो, तुम्हें मेरा पास्ट रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। तुम्हारे जैसे कितने टेढ़े को सीधा किया है मैंने। वो तो इधर 2 साल से थोड़ी शराफत अपना ली है। हम थोड़े शरीफ क्या हुए लोग खुद को 30 मार खा समझ बैठे हैं। शुक्र तो तुम्हें मनाना चाहिए कि मैंने अपनी महागिरी तुम पर ट्राई नहीं की है, वरना तुम्हारी सारी हुकुमगिरी धरी की धरी रह जाती। बिलीव मी, मैं तुम्हारे साथ अपने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस में हूँ। अब जबकि मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया है, इसीलिए मैं चली सोने, बाय बाय। माहा इतना बोल वहां से अपना हाथ हिलाते हुए चली जाती है। वही रुद्रांश माहा के जाते ही जोर से अपना दरवाजा बंद करता है। इस लड़की का आधा नहीं पूरा का पूरा स्क्रू ढीला है। रुद्रांश अपना सर झटक अपने सेल्फ स्टडी रूम में चला जाता है। वहां ढेर सारी किताबों के बीच एक मोटी किताब रखी हुई थी, जिसे रुद्रांश हल्के से उसके जगह से खिसकाता है। उसके ऐसा करते ही वो बुक सेल्फ खुल जाता है। बुक सेल्फ का उस पार का रास्ता नीचे की तरफ जाता था। नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनाई हुई थी। रुद्रांश सीढ़ियों से होते हुए नीचे पहुंच जाता है। नीचे एक बहुत बड़ा कमरा था जो खतरनाक चीजों से भरा पड़ा था। वही उस कमरे के बीचों बीच 3 कुर्सियां रखी हुई थी जिन पर गुंडों को बांधा हुआ था। वो सभी गुंडे इस वक्त बेहोश पड़े थे। उनकी हालत देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें अच्छे से कूटा गया है। रुद्रांश के आते ही डैनियल, जो रुद्रांश का खास आदमी था, वो अपना सर झुकाते हुए, हुकुम सा, ये वही लोग हैं जिन्होंने आज आप पर और डॉक्टर मैडम पर हमला किया था। लेकिन इतना मार खाने के बाद भी इन लोगों ने अब तक अपना मुंह नहीं खोला है। अच्छी बात है, वैसे भी मेरा फ्रस्ट्रेशन आजकल कुछ ज्यादा ही हो गया था। आज सारी फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगी मेरी। तुम बस मेरा सामान ले आओ। जी हुकुम सा। डैनियल इतना बोल एक बॉक्स लाकर रुद्रांश के सामने रख देता है। रुद्रांश अपने हाथों में ग्लव्स पहनते हुए, जरा जगाओ, इन लोगों को बहुत आराम कर लिया है इन लोगों ने। रुद्रांश का हुक्म मिलते ही रुद्रांश के आदमी उन गुंडों के ऊपर बर्फ से भरा बाल्टी उड़ेल देते हैं। ठंड का एहसास होते ही वो सारे गुंडे वापस होश में आ जाते हैं। ठंडे पानी की वजह से उनका शरीर अभी भी कौंप रहा था। क्यों कर रहे हो तुम हम लोग के साथ ये सब? जब हमने कह दिया हमें कुछ नहीं पता, तो फिर तुम्हारे कुछ भी करने से कुछ बदल नहीं जाएगा। तुम्हें किसने कहा हमें कुछ बदलना है? मुझे तो बस अपना हिसाब पूरा करना है। तुम लोगों के वजह से आज मेरा इतना खून बहा है, तो उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। रुद्रांश की ठंडी आवाज सुन वो तीनों गुंडे डर से कौंप जाते हैं। वही रुद्रांश, उसे तो जैसे किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। वो बीच वाले गुंडे के सामने कुर्सी पर बैठ अपना बॉक्स खोलता है। उस बॉक्स के अंदर रखे सामान को देख उन तीनों गुंडों के चेहरे पर खौफ की लहर साफ साफ देखी जा सकती थी। तुम क्या करने वाले हो? देखो हमें कुछ नहीं पता, हमें जाने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो मेरे साथ वैसे भी कुछ नहीं हुआ है और ना ही मुझे कुछ अच्छे की उम्मीद है। रुद्रांश इतना बोल अपने बॉक्स में से कटर निकालता है। वो उस गुंडे के दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली को उस कटर के बीच रख उस आदमी की तरफ बिना किसी भाव के देख, मैं बस 3 तक गिनूंगा, 3 की गिनती खत्म होने तक अगर मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले तो फिर। रुद्रांश इतना बोल उस कटर का दबाव उसके उंगली पर बढ़ा देता है। उस बेसमेंट का माहौल अचानक ही बहुत खतरनाक हो जाता है। वहां लोगों की सांसों के अलावा और कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। रुद्रांश को देख साफ साफ बताया जा सकता था कि वो बस बोलने के लिए नहीं बोल रहा, वो अपनी बात को सच भी साबित कर सकता है। वही रुद्रांश अपनी ठंडी आवाज में भावहीन चेहरा लिए
1, 2, रुको रुको मैं बताता हूँ, प्लीज रुको। उस गुंडे की बात सुन रुद्रांश के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो अपना हाथ पीछे खींच लेता है और उस गुंडे को बोलने का इशारा करता है। वहीं अपने हाथों को आजाद देख वो गुंडा राहत की सांस लेता है। वो रुद्रांश की तरफ देख डरते हुए, हम कॉन्ट्रैक्ट किला है, हमें आपके साथ वाली लड़की को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। किसने दिया था ये कॉन्ट्रैक्ट? मिस्टर भंसाली ने। उन्होंने ही हमें उस लड़की को मारने का ऑर्डर दिया था। क्यों? हम लोग अपने क्लाइंट से ये सब नहीं पूछते, हमें बस पैसों से मतलब होता है और उस इंसान से जिसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया गया है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। मुझे जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको सब बता दिया है, अब हमें छोड़ दीजिए। जरूर। रुद्रांश इतना बोल अपना कटा पीछे कर लेता है। उस गुंडे ने अभी राहत की सांस ली ही थी कि रुद्रांश की अगली बात सुन डर की एक तेज लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती है। सवालों के जवाब तो मिल गए, मगर आज मेरा इतना खून बहा उसका हिसाब तो अभी भी बराबर नहीं हुआ है, और बिना इसका हिसाब बराबर किए मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। गुंडे रुद्रांश की बातों का मतलब समझ पाते उससे पहले ही रुद्रांश एक ही पल में तीनों के सीने में बंदूक की गोली उतार देता है। एक ही पल में वो तीनों गुंडे मारे जा चुके थे और अब उस बेसमेंट में मौत से भी ठंडी शांति छाई हुई थी। डैनियल भंसाली को मेरे तरफ से तोहफा भेज देना। रुद्रांश इतना बोल उसी रास्ते से वापस अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अगला दिन सुबह सुबह नीचे हो रहे शोरगुल से माहा की नींद खुल जाती है। यहां आने के बाद मुझे एक दिन भी अच्छे से सोने को नहीं मिला है। अब पता नहीं किस चीज का इतना शोर मचा हुआ है। चल माहा, बाहर चलकर देखते हैं, अंदर बैठे बैठे तो तुझे कुछ पता नहीं चलने वाला। माहा जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलती है उसे अपने दरवाजे के बाहर रुद्रांश खड़ा मिलता है। तुम्हें मेरे कमरे से प्यार हो गया है या मुझसे? क्या 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 जब देखो तब मेरे कमरे में अपना ये अस्तित्व लिए चले आते हो तो क्या समझूं मैं? तुम कुछ ना ही समझो वही बेहतर है, और रही बात तुमसे प्यार करने की तो इस जन्म में इन योर ड्रीम। ओ मिस्टर एटीट्यूड के भंडार, मैं भी मरी नहीं जा रही हूं तुम्हारे प्यार के लिए, तो अपना ये फालतू का भाव कहीं और जाकर खाओ। सीधे सीधे बताओ, यहां इतनी सुबह को मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे थे? कोई शौक नहीं है मेरा तुम्हारे कमरे के बाहर खड़े होने का, मैं तो बस तुम्हारा लॉकेट तुम्हें लौटाने आया था जो मुझे गाड़ी में मिली थी। ओह वाह, आज सूरज कहां से उदय हुआ है। मिस्टर हुकुमसा ने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, कहीं मैं खुशी के मारे पागल ना हो जाऊं। तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही पागल हो, इससे ज्यादा पागलपन झेलने की शक्ति नहीं है मुझ में। रखो अपना ये लॉकेट, मेरा ही दिमाग खराब था जो मैं ये देने आ गया, फेंक देता तो ज्यादा अच्छा होता। एक खबरदार, जो मेरे लॉकेट को फेंकने की बात की तो पता भी है, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। माहा रुद्रांश के हाथ से अपना लॉकेट ले अपने गले में पहन लेती है। वैसे आपका धन्यवाद मिस्टर हुकुमसा, कभी कभी गलती से ही सही आप भी कुछ अच्छे काम कर ही लेते हो। मैं तो कम से कम अच्छे काम कर लेता हूं, तुमसे तो एक दिन भी कोई काम सही से नहीं होता है। सुबह सुबह मुझसे लड़े बिना तुम्हारा दिन नहीं बनेगा न, लड़ाकू कहीं के। रुद्रांश कुछ बोलता उससे पहले माहा बिना उसे कुछ बोले का मौका दिए, वैसे ये नीचे इतना शोर क्यों हो रहा है, कुछ होने वाला है क्या? आज मेहंदी है, उसी की तैयारियां चल रही है। क्या 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 चिल्ला क्यों रही हो? अचंभित तो ऐसे हो रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कुछ। और हाँ, सुबह के 10 बज चुके हैं, सभी लोग तुम्हारी तरह घोड़े बेचकर नहीं सोते हैं, यहाँ सब 5 बजे ही जाग जाते हैं। पता है, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। रही बात घोड़े बेचकर सोने की, तो ये तुम्हारी ही मेहरबानी है। कल तुम्हारे कारण मेरा शरीर और दिमाग दोनों थक चुका था, तो आराम तो करना बनता है ना। मेरी ही शादी है, मेरी ही मेहंदी है, और कोई मुझसे कुछ पूछ ही नहीं रहा। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम इस शादी से कितनी खुश हो। आह, तो क्या चाहते हो तुम? रोती फिरूं सब जगह, और उससे क्या होगा? शादी तो नहीं रुकने वाली, और दूसरी बात, रोकर मैं तुम्हें खुशी नहीं देना चाहती। अब ये मेरी पहली शादी है, चाहे अब किसी भी परिस्थिति में हो रही है, मगर है तो पहली शादी ही न, तो इसे एंजॉय करना तो बनता है। माहा की बात सुन रुद्रांश अपना सर हिला देता है, मानो कह रहा हो इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। तुम बार बार अपनी ये मुंडी क्यों हिलाते रहते हो? दर्द है गर्दन में तो दवाई खाओ, मलहम लगाओ। जी नहीं मैडम साहिबा, आपकी कृपा से दर्द गर्दन में नहीं सिर में होती है, जिसका कोई उपचार नहीं है। तुम्हें पता है, तुम सामने वाले को खुद को नापसंद करने के 1000 कारण यूं मिनटों में दे देते हो। मेरी प्रशंसा के लिए आपका धन्यवाद। भाड़ में जाओ तुम। जहां से तुम आए हो साथ में चलो, तुम्हें तुम्हारी जगह पर महफूज छोड़कर आ जाऊंगा। तुम छोड़ो। माहा अपना पैर पटकते हुए वापस अपने कमरे में जा अपना दरवाजा पूरी ताकत से बंद कर देती है। वही बाहर रुद्रांश मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। खड़कसिंह कहीं का, सुबह सुबह पूरे मूड का कबाड़ा कर दिया। माहा भी खुद से बढ़ बढ़ कर ही रही थी कि उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। इस बार इस खड़कसिंह का सर फोड़ देना है मैंने। माहा अपने हाथ में गमला ले दरवाजा खोल देती है, पर दरवाजे पर खड़े शख्स को देख उसके हाथ से गमला छूटकर नीचे गिर जाता है। माहा का बैड लक कि वो गमला उसके हाथ से छूट उसके पैरों से गिर से जाता और वो दर्द के मारे बंदरिया जैसे उछलने लगती है।
वही दरवाजे पर खड़ी रुद्रांश की माँ निहारिका और मीना तीनों अचंभित होकर माहा की तरफ देख रही थी, जो फिलहाल दर्द के मारे कूदने में व्यस्त थी। छोटी भाभी साहब, आप ठीक तो है? आखिर आप सुबह सुबह अपने हाथ में गमला लेकर कर क्या रही थी? निहारिका चिंतित होते हुए पूछती है। माहा दर्द भरी आवाज में, हाँ हाँ, आप लोग चिंता मत करें, हम ठीक है। वो तो हम गमले का डिजाइन देख रहे थे बस। पर इस सादे से गमले में आप कौन सा डिजाइन देख रही थी देवरानी जी? ये कितना सादा है, मैं यही देख रही थी। माहा अब सीधी खड़ी हो गई थी। वही माहा के जवाब पर वो तीनों उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। उन तीनों को यूं अपनी तरफ देखते देख माहा जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए, मेरा मतलब है ये गमला इतना सिंपल सादा होने के बावजूद भी कितना खूबसूरत है, बस वही देख रही थी मैं। आप सब वो छोड़िए ना, ये बताएं आप लोग इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही है? कुछ काम था? हाँ हाँ, बहुत जरूरी काम है, आप जाकर जल्दी से तैयार हो जाए, हम सब आपकी शादी की शॉपिंग करने जा रहे हैं। वक्त कितना काम है और काम कितना ज्यादा। अब शादी आपकी है तो सब आपकी मनपसंद का होना चाहिए ना। क्या आप सच में ठीक है? रुद्रांश की मां की बात सुन माहा बस अपना सिर हिलाकर रह जाती है, वरना अंदर से तो उसका मन ही जानता था इस वक्त वो कैसा महसूस कर रही थी। अगर आप ठीक है तो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाए, हम सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो लोग नीचे चली जाती है। वही उनके जाने के बाद माहा दरवाजा बंद कर अपना पैर पकड़, आह मम्मा मर गई मैं तो। जब से यहाँ आए हैं चोट से कुछ ज्यादा ही दोस्ती हो गई है। इधर दूसरी तरफ हवेली के दूसरे हिस्से में खड़ा एक शख्स अपने मोबाइल पर किसी से बात करते हुए, आज वो लड़की सबके साथ शॉपिंग करने ठाकुर हवेली के मॉल में जा रही है। मौका भी अच्छा है और वक्त भी, लड़की को अगवा कर वही उसका काम तमाम कर देना। वो शख्स इतना बोल अपना फोन कटकर अपने आसपास अच्छे से देख वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद माहा पीले रंग के सूट में अपने चेहरे पर प्यारी मुस्कुराहट लिए नीचे आती है, जहां हवेली की सभी औरतों के साथ उसकी मां भी उसका इंतजार कर रही थी। माहा सबको प्रणाम कर अपनी मां के पास खड़ी हो जाती है, जो उसे ही गुस्से से घूर रही थी। माहा को गुस्से से घूरने वाली नजरों में एक और शख्स शामिल थी, और ये कोई और नहीं वैजंती ठाकुर थी, जो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। इस पूरे हवेली में यही एकमात्र इंसान थी जो माहा को हर वक्त गुस्से से ही घूरते रहती थी। हालांकि माहा खुद के लिए नापसंदगी उनकी नजरों में साफ साफ देख सकती थी, पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। माना आपका और रुद्रांश का प्रेम विवाह है, लेकिन आप इस हवेली की होने वाली बहू है। बेहतर यही होगा कि इस हवेली के नियम कानून आप पहले से ही जान ले। एक भावी हुक्मरानी सा का इतनी देर तक सोना बिल्कुल शोभा नहीं देता है। चलिए, सब पहले ही बहुत देर हो चुकी है। उनके कहते ही सब बाहर की तरफ चले जाते हैं। माहा भी उन सबके पीछे पीछे जाने लगती है। इतने में उसकी माँ उसे पीछे खींच, शादी से पहले जितनी देर सोना है आराम से सो, शादी के बाद नियम कानून देखते रहना। अपनी माँ की बात सुन माहा खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाती। उसकी माँ ऐसी ही थी, लाख खुद को वो उसे कुछ भी बोल दे, लेकिन कोई और उसे कुछ नहीं बोल सकता है। वो माँ थी, वो जानती थी कल का दिन माहा के लिए कितना मुश्किल और थकावट भरा था। माहा घर की सभी औरतों के साथ शॉपिंग के लिए निकल जाती है। उन सबकी गाड़ी राठौर कॉम्प्लेक्स के आगे रुकती है। राठौर कॉम्प्लेक्स इंडिया के टॉप 10 लग्जरियस मॉल में से एक। यहाँ की हर चीज लग्जरियस थी। राठौर कॉम्प्लेक्स की अपनी ही अलग शान थी। माहा अपने सामने खड़े उस खूबसूरत इमारत की तरफ देखती है, जो सुनहरे रंग में क्राउन शेप में बनी हुई थी और जिसके मिडिल में बड़े बड़े अक्षरों में बड़ी ही खूबसूरती से राठौर कॉम्प्लेक्स का नाम जगमगा रहा था। अपने सामने खड़े इमारत की खूबसूरती में माहा भी खो गई थी। क्या हुआ? होने वाली छोटी भाभी सा आप रुक क्यों गई? माहा जो उस इमारत की तरफ ही एक टक देख रही थी। निहारिका की आवाज सुन वो होश में आती है। कुछ नहीं, बस इस बिल्डिंग के आर्किटेक्चर के बारे में सोच रही थी। जिसने भी इस बिल्डिंग को डिजाइन किया होगा वो सच में माइंड ब्लोइंग होगा। अगर अभी वो मेरे सामने होता ना, तो सच बता रही हूँ उसके तारीफों के पुल बांध देती मैं। उसमें क्या बड़ी बात है? आर्किटेक्चर आपके पीछे ही खड़े हैं, आपको जितनी तारीफ करनी है कर लीजिए। निहारिका अपनी बात कहते कहते माहा को उसके कंधे से पकड़ पीछे पलट देती है। वहीं निहारिका के कहने पर माहा जब अपने सामने देखती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो हैरानी से अपने सामने खड़े शख्स को देख रही थी। सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं रुद्रांश ही था, जो अविनाश के साथ उनके पीछे ही खड़ा था। वहीं माहा को रुद्रांश की तरफ हैरानी से देखता पा निहारिका हंसते हुए, क्या हुआ? आप तो ऐसे हैरान खड़ी हो जैसे मैंने आपको कोई अजूबा बता दिया हो। ये रहे आर्किटेक्चर साहब, अब आपको इनकी जितनी तारीफों के पुल बांधने हैं बांध लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से तारीफ करिए। अविनाश भाई साहब, हम लोग चलते हैं, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। निहारिका अपनी बात कह अविनाश के साथ वहां से चली जाती है। वहीं माहा रुद्रांश को मुस्कुराते देख, क्या है, किस बात पर हंसी आ रही है तुम्हें? क्या अब इंसान हंस भी नहीं सकता? हंस सकता है, लेकिन बिना मतलब के हंसने वाले इंसान को पागल कहा जाता है, पता है ना? मुझे कैसे नहीं पता होगा, एक पागल के साथ ही तो रह रहा हूं आजकल। रुद्रांश की बात सुन माहा अपनी छोटी आंखों से उसे गुस्से में घूरते हुए, तुम्हें चैन नहीं पड़ता ना एक दिन भी बिना मेरी बेइज्जती किए, इसीलिए पीछे पीछे यहां तक आ गए।
ओ हेलो मिस ख्याली पुलाव, पहली बात तो ये मेरा अपना मॉल है जहां मैं कभी भी आ सकता हूं, और दूसरी बात मेरी भी शादी है, जाहिर सी बात है शॉपिंग तो करनी होगी ना। महा बिना कुछ बोले बस अपना मुंह बना लेती है। वही रुद्रांश उसे चिढ़ाते हुए, तुम जब भी मुझसे हारने लगती हो ये अजीबोगरीब मुंह बनाती हो। मैं हारती नहीं हूं, बस अपनी एनर्जी बचाती हूं। जब झूठ बोला नहीं जाता तो झूठ बोलती क्यों हो? कोई झूठ नहीं बोल रही मैं। अच्छा तो फिर तुम्हारी नाक क्यों लाल हो रही है? तुम्हें कैसे पता झूठ बोलने पर मेरी नाक लाल हो जाती है? आई नो एवरीथिंग अबाउट यू स्वीट हार्ट। रुद्रांश इतना बोल महा को परेशान छोड़ आगे चला जाता है। ये खड़कसे आखिर कहकर क्या गया अभी? इधर रुद्रांश अपने मन में आज भी इसकी कोई आदत नहीं बदली, तुम अभी भी वही हो पर मैं वो नहीं। रुद्रांश पुरानी यादों में खो जाता है जहां एक बच्ची अपने से उम्र में कुछ बड़े बच्चे से झगड़ रही थी। मैंने कहा ना मैंने तुम्हारी चॉकलेट नहीं खाई है। अच्छा तो तुम्हारी नाक क्यों लाल हो गई है? क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। थोड़े देर बाद सभी शादी के फंक्शन के लिए कपड़े पसंद करने में व्यस्त थी। एक माह ही थी जो वहां बैठे बैठे नींद की झपकी ले रही थी। उसे शुरू से ही शॉपिंग बोरिंग लगी है। कभी अगर गलती से मॉल में कदम रख भी लिया तो ब्लैक व्हाइट कपड़े खरीद कर आ जाती थी। यही वजह थी कि उसके वार्डरोब में ब्लैक एंड व्हाइट कपड़ों की भरमार थी। रुद्रांश जो अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था, जब उसकी नजर नींद में झूलती माह पर जाती है उसके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ जाती है। ये लड़की बिल्कुल पागल है। सर कौन पागल है? कुछ नहीं, मैं बाद में बात करता हूँ। रुद्रांश अपना कॉल कट कर जल्दी से माह के पास जाता है जो नींद में ही गिरने वाली थी। वो गिरती उससे पहले ही दो मजबूत हाथ उसे पीछे से आकर थाम लेते हैं। वहीं माह की भी नींद झटके के कारण खुल चुकी थी। अपने करीब रुद्रांश को देख माह उसे घूरते हुए, क्या कर रहे हो तुम? एक पागल लड़की को गिरने से बचा रहा हूं जो कहीं भी सो जाती है। मुझे सच में विश्वास नहीं होता, आखिर तुम कैसे कहीं भी सो सकती हो? इतनी बोरिंग जगह पर नींद ही आएगी ना। बाकी सब कहां चले गए? अभी तो सब यही थे। सब दूसरी तरफ गए हैं, तो तुम क्या मेरी रखवाली कर रहे थे? कितनी नाशुक्र लड़की हो तुम, छोटा सा धन्यवाद तो बोल ही सकती हो, आखिरकार मैंने तुम्हें गिरने से बचाया है। हुकुम सा आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपके इस उपकार का बदला मैं कैसे पूरा करूंगी? रुद्रांश माह की बातों का कोई जवाब देता उससे पहले उसकी नजर काले कपड़े और मास्क लगाए कुछ लोगों पर जाती है जो माह की तरफ ही नजर बनाए हुए हैं थे। रुद्रांश बिना कुछ बोले माह का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले ट्रायल रूम की तरफ बढ़ जाता है। जाते वक्त उसने बिना ध्यान दिए लेडीज सेक्शन से एक कपड़ा भी अपने हाथों में उठा लिया था। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो? कुछ बोलोगे भी? क्या हो गया है यार? माह की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए रुद्रांश माह को ले सीधा ट्रायल रूम के अंदर चला जाता है। वहीं ट्रायल रूम के अंदर घुसते ही रुद्रांश माह को बिना कुछ बोलने का मौका दिए अपने हाथ में पड़ा कपड़ा उसे पकड़ा, इसे चेंज करके जल्दी बाहर आओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। और हाँ अभी कुछ मत पूछना, बाद में सब अच्छे से बता दूंगा। माह को अपनी बात का कोई जवाब देता न देख और उस कपड़े की तरफ हैरानी से देखते देख रुद्रांश थोड़ा चिढ़ते हुए, क्या हो गया अब? आंखें फाड़े उस कपड़े को क्यों देख रही हो? कांटे लगे हैं क्या? रुद्रांश बोलते बोलते अपने हाथों में वो कपड़ा ले लेता है। वो उसे खोल माह के सामने दिखाते हुए, क्या दिक्कत है इस कपड़े में? लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस कपड़े पर जाती है उसकी बोलती बंद हो जाती है। दरअसल वो ब्लैक कलर की ट्रांसपेरेंट नाइटी थी। वो तिरछी नजरों से माह की तरफ देखता है जो उसे ही आंखों को छोटा कर घूर रही थी। मुझे नहीं पता था मिस्टर हुकुम सा की पसंद इतनी कमाल की है। मेरा ध्यान नहीं था, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, अगर ध्यान होता तो कभी। सब चोरी पकड़े जाने पर ऐसा ही बोलते हैं। मुझे आज पता चला तुम खड़कसिंह के साथ साथ थड़की भी हो। मैंने बोला ना मेरा ध्यान नहीं था, गलती से मैंने इसे ले लिया। तुम बात को ज्यादा बढ़ा रही हो। मैं तो सिर्फ बात को बढ़ा रही हूं, तुमने तो बात बढ़ा दी है। ऐसा भी कौन सा भूकंप आ गया था जो तुम मुझे खींचते हुए यहां ले आए इस बकवास कपड़े के साथ? रुद्रांश एक गहरी सांस ले, तुम्हारे पीछे कुछ लोग पड़े हैं। मैंने उन्हें मॉल में तुम पर नजर रखते हुए देखा है, इसीलिए मैं तुम्हें यहां ले आया ताकि तुम कपड़े चेंज कर लो, ताकि हम उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर सके। इस कपड़े में डिस्ट्रैक्ट कम, लोग अट्रैक्ट ज्यादा होंगे। माह की बात सुन रुद्रांश को खांसी आ जाती है। वो खुद को कंट्रोल कर, तुम बोलने से पहले सोचती नहीं हो क्या? तुम करने से पहले सोचते हो। देखो मैंने बोला ना, गलती से हो गया। हाँ हाँ समझ गई, लेकिन उनसे छुपने के लिए ये बहुत ही बेकार आइडिया है। तो तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है तो बता दो। है ना, क्यों नहीं है, हम उनका पीछा करेंगे। वाह क्या आइडिया है, मतलब लोग मुसीबत से दूर भागते हैं और तुम मुसीबत का ही पीछा करने की बात कर रही हो। अरे तुम्हें हुकुम सा किसने बना दिया इतना फट्टू? हुकुम सा नॉवेल में तो हुकुम सा बड़े डेयरिंग होते हैं, हीरोइन को बचाने के लिए क्या फाइट करते हैं। एक तुम हो जो डरपोक की तरह यहाँ छुप गए हो। हुकुम सा का तो समझ आता है, लेकिन यहाँ हीरोइन कौन है? हाँ बस यही काम होता है तुमसे, मेरा मजाक उड़ाना। पीएचडी जो करनी है मेरा मजाक उड़ाने में। रुद्रांश कुछ बोलता उससे पहले ही माह अपनी उंगली दिखाते हुए, खबरदार जो कुछ बोला तो चुप हो जाओ बिल्कुल अब, और मेरी बात ध्यान से सुनो जो भी मैं कह रही हूँ। माह रुद्रांश को अपनी सारी योजना बता देती है।
वहीं महा की योजना सुनने के बाद रुद्रांश हैरानी से उसकी तरफ देखते देख, तुम्हें डॉक्टर किसने बना दिया? तुम्हें तो राइटर होना चाहिए था। मुझे पता है मैं बहुत टैलेंटेड हूं, पर तुम जितनी चाहो उतनी तारीफ कर सकते हो, मैं घमंड नहीं करोगी। बेहद वाहियात योजना है तुम्हारी, पता भी है इसमें कितना रिस्क है। अरे तो तुम किस लिए हो? सारा काम मैं ही करूंगी तो फिर तुम इस स्टोरी में क्या भजिया तलने आए हो? कोई स्टोरी नहीं चल रही इधर, रियल लाइफ है ये, समझी? हर किसी की स्टोरी होती है और ये स्टोरी हमारी है, और इस स्टोरी की लीड मैं हूं क्योंकि तुम तो फट्टू हो, तो रूल के हिसाब से तुम मुझे फॉलो करोगे। हालांकि माहा को अगर रुद्रांश का असल रूप पता होता तो वो शायद ही ये बात बोल पाती। तुम्हें डर नहीं लग रहा? नहीं, बल्कि सच कहूं तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं आगे की चीजों के लिए। तुम सच में पागल हो, मुझे पता है। रुद्रांश बिना कुछ बोले अपना सर हिला देता है हमेशा की तरह। अब चलो पहले यहां से बाहर निकलते हैं, अतिथियों का सत्कार भी तो करना है। माहा अपनी बात कहते कहते ही ट्रायल रूम का दरवाजा खोल देती है, पर दरवाजा खुलते ही सामने खड़े लोगों को देख माहा और रुद्रांश अपनी जगह पर ही जम जाते हैं। सामने कोई और नहीं बल्कि वैजंती ठाकुर, मीना ठाकुर, सुनैना ठाकुर, अविनाश और निहारिका खड़े थे। हमारी माताओं की कमी है, वो कहाँ चली गई? माहा के बोलते बोलते ही शालिनी और मालती जी भी वहां आ जाती है। हालांकि माहा ने ये बात बेहद धीमे से कही थी, जिस वजह से केवल रुद्रांश ही उसकी बातों को सुन पाया था। वहीं मालती जी और शालिनी जी को देख रुद्रांश माहा को ऐसे देखता है जैसे कह रहा हो, लो हो गई तुम्हारी विश पूरी। वहीं इधर पूरी की पूरी मंडली रुद्रांश और माहा को छोड़ रुद्रांश के हाथों में पकड़ी ड्रेस की तरफ घूर घूर कर देख रहे थे, और ये बात माहा और रुद्रांश को भी जल्द समझ आ गई थी। माहा धीमे से खुद में बड़बड़ाते हुए, सत्यानाश, रुद्रांश मर गए। माहा और रुद्रांश अपनी योजना बना ट्रायल रूम से बाहर निकलते हैं, पर दरवाजा खोलते ही उनका सभी से सामना हो जाता है, जो उन दोनों को छोड़ रुद्रांश के हाथ में पकड़े ड्रेस को घूर रहे थे। माहा रुद्रांश की तरफ ऐसे देखती है जैसे कह रही हो, अपना फैलाया रायता खुद ही समेटो। वहीं रुद्रांश, उसकी शक्ल तो इस वक्त ऐसी हो गई थी जैसे परीक्षा के वक्त शिक्षक ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया हो, जबकि चिट उसका नहीं बगल वाले का हो और उसने गलती से उठा लिया हो। तो इधर सभी घरवाले भी कम हैरान नहीं थे। सुनैना जी मुंह बनाने में पीएचडी करते हुए, रुद्रांश बाबा और कितने शौक देना चाहते हैं आप हम लोगों को। हर दिन हमें तो आपका नया ही रूप देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इतने दिनों से जो हमारे साथ रह रहा था वो कोई और था, और अब जो हमारे सामने है वो कोई और है। देख लो मालती दीदी, अभी से ये हाल है, शादी के बाद तो पता नहीं क्या होगा। इतना तो हमारे अमरेंद्र ने भी प्रेम में आशिकी नहीं दिखाई थी। यहाँ ट्रेजिक सीन में भी इन लोगों को आशिकी नजर आ रही है। माहा धीमे से खुद में बुदबुदाती है। वहीं रुद्रांश, जिसे माहा का बुदबुदाना सुन गया था, वो माहा को घूर कर देखता है, बदले में माहा भी उसे घूरते हुए, मानो कह रही हो क्या है। रुद्रांश अपना सरना में हिलाकर रह जाता है, वो अपने सामने खड़ी लड़की से शायद ही कभी जीत पाए। वहीं उन लोगों को यूं आंखों ही आंखों में बातें करते देख वैजंती ठाकुर गुस्से से, क्या आप दोनों बताएंगे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? और रुद्रांश, आपने लड़कियों के वस्त्र क्यों लिए हुए हैं वो भी? वैजंती ठाकुर अपनी बात बीच में ही रोक देती है। वहीं रुद्रांश अपने हाथों में पकड़े ड्रेस को एक नजर देखता है, उसके बाद सामने खड़े सभी लोगों को बड़े बड़े डील क्रैक करना एक तरफ और घर वालों को सफाई देना दूसरी तरफ। कहना गलत नहीं होगा, आज पहली बार रुद्रांश भी डरा हुआ था। वो बड़ी दादा सा, मैं तो बस कपड़े की क्वालिटी चेक कर रहा था। रुद्रांश के मुंह में जो आता है वो बक देता है, पर उसे जल्द ही एहसास हो जाता है उसने गलत बोल दिया है। सत्यानाश, माहा एक बार फिर धीरे से बुदबुदाती है। उसका मन कर रहा था अभी अपना सर फोड़ ले। सुनैना ठाकुर फिर बीच में टपकते हुए, आखिर आपको लड़कियों के नाइट सूट की क्वालिटी क्यों चेक करनी थी रुद्रांश बाबा? सुनैना की बात सुन रुद्रांश का चेहरा पूरा लाल हो जाता है। वो इस वक्त एक ही विश मांग रहा था, कहीं से उसे मिस्टर इंडिया की घड़ी मिल जाए और वो यहाँ से गायब हो जाए, पर अफसोस ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इधर माहा भी रुद्रांश को लाल होता देख खुद की मुस्कुराने से रोकने की भरपूर कोशिश कर रही थी। रुद्रांश को इस तरह से देख उसे बहुत मजा आ रहा था। वहीं वैजंती ठाकुर एक गहरी सांस ले, आप दोनों अब से शादी तक एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। मीना, बिंदनी और निहारिका, आप दोनों हर वक्त इनके पास रहेगी, ध्यान रहे कि ये रुद्रांश बाबा से मिलने न जा पाए। अविनाश, आप रुद्रांश बाबा के पास रहेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि शादी तक ये दोनों आपस में न मिले। मतलब साफ था, वो दोनों शादी तक नजरबंद हो गए थे। वैजंती ठाकुर अपनी बात कह मीना और निहारिका को इशारा कर वहां से चली जाती है। वही उनके पीछे पीछे सुनैना, मालती और शालिनी जी भी चली जाती है। वैजंती जी की बात सुन रुद्रांश और माहा दोनों एक दूसरे के तरफ देखते हुए धीमे से बुदबुदाते हुए मर गए। उनके जाते ही निहारिका और मीना माहा को लेकर वहां से चली जाती है। उन्हें वैजंती ठाकुर के गुस्से का शिकार नहीं होना था। तो वही अविनाश, जो अब तक खुद को हंसने से रोके खड़ा था, सभी के जाने के बाद जोर जोर से हंसने लगता है। उसे इस तरह से हंसते देख रुद्रांश अपने हाथ में पकड़ा नाइट सूट उसके मुंह पर फेंकते हुए, जस्ट शट द हेल अप। भाभी के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए पकड़े जाने पर आप मुझ पर क्यों गुस्सा उतार रहे हो भाई साहब? मैंने थोड़ी ना आप दोनों को अलग किया है और ना ही मैंने आप दोनों को पकड़वाया है।
अगर तुम नहीं चाहते कि आने वाले कुछ महीने तुम्हारा ऑफिस में ही बीते तो अपनी बकवास बंद करो। रुद्रांश इतना बोल गुस्से में वहां से चला जाता है। वही अविनाश उसके पीछे जाते हुए, दादी का गुस्सा आप मुझ पर क्यों उतार रहे हो भाई साहब। इधर महा का भी कम बुरा हाल नहीं था। निहारिका और मीना उसे दोनों तरफ से घेरे, कभी उसे छेड़ती तो कभी सवाल पूछने लगती। भाई सा इतने रोमांटिक होंगे मुझे तो पता ही नहीं था। अपने देख मीना भाभी सा भाई सा कैसे लाल हो गए थे। कोई कितना भी सख्त हो, निहारिका अपनी पसंदीदा औरत के सामने पिघल ही जाता है। पसंदीदा का तो पता नहीं, लेकिन उसके नापसंदीदा औरत की लिस्ट में पहले स्थान पर मेरा ही नाम होगा। रोमांटिक किस एंगल से वो खड़कसिंग रोमांटिक लगता है। रोमांस का आर भी उसे नहीं आता होगा। एक नंबर का बुद्धू है बुद्धू, पर क्यूट भी तो है ना। शर्माते हुए कितना क्यूट लग रहा था। ए महा, ये क्या सोच रही है तू। वो खड़कसिंग क्यूट बिल्कुल नहीं, तेरा दिमाग सच में पगला गया है। तुझे वो खड़कसिंग क्यूट कैसे लग सकता है। छोटी भाभी सा कहाँ खो गई आप। निहारिका की आवाज सुन महा अपनी सोच से बाहर आती है। कहीं आपको अभी से तो भाई सा की याद सताने नहीं लगी। हाय हाय देवरानी जी, देवर जी को इतना भी याद न करिए कि हिचकियां लेते लेते ही वो परेशान हो जाए। पर सॉरी भाभी सा, अब आप शादी तक तो भाई सा से बिल्कुल नहीं मिल सकती। दादी सा का गुस्सा झेलने की शक्ति हम लोगों में नहीं है, लेकिन हाँ आप मोबाइल पर उनसे बातें कर सकती है। हम इतना तो आपके लिए कर ही सकती है। उन दोनों की बात सुन महा बस मुस्कुरा कर रह जाती है, वरना उसके तो मन में यही चल रहा था, भला मुझे क्या फर्क पड़ता है शादी तक उसकी शक्ल न देखने से, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। लेकिन इन सब के चक्कर में तो आज की मुसीबत में भूल ही गई, उसके बिना हम लोग अपने प्लान को कैसे पूरा करेंगे। ऑपरेशन किडनैपर का बाड़ा। वैजंती ठाकुर के फरमान के बाद रुद्रांश और महा दोनों पर ही कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। दोनों को एक दूसरे से बात तो दूर, एक दूसरे को देखने तक को नसीब नहीं हो रहा था। जहां अविनाश फुल CID के फॉर्म में था, तो वहीं मीना भाभी और निहारिका भी वैजंती ठाकुर के डर से महा को रुद्रांश से दूर रख रही थी। वहीं घर की सब ओल्ड सदस्य शादी की ज्वेलरी और कुछ सामान लेने के लिए दूसरे फ्लोर पर चली गई थी। जहां रुद्रांश अविनाश के साथ तीसरे फ्लोर पर मेन सेक्शन में था, तो वहीं महा मीना और निहारिका के साथ तीसरे फ्लोर पर वुमन सेक्शन में बैठी थी। वहीं किडनैपर भी अपनी पैनी निगाह महा पर बनाए हुए थे। इधर रुद्रांश और महा भी किडनैपर के खतरे से अनजान नहीं थे, पर किडनैपर को चकमा देने से पहले उन्हें अपने ऊपर नजर रख रहे पहरेदार को चकमा देना जरूरी था। अविनाश को शॉपिंग में व्यस्त देख रुद्रांश चुपके से महा को मैसेज करता है, अब क्या करे। वहीं रुद्रांश का मैसेज देख महा के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ जाती है। वह उसे रिप्लाई में बस इतना लिखती है, अब खेल होगा। ऑपरेशन किडनैपर का बाड़ा। महा का मैसेज देख रुद्रांश उसे फिर से मैसेज करता है, आखिर तुम्हारे इस शैतानी दिमाग में चल क्या रहा है, कुछ बताओगी भी। कुछ नहीं, प्लान वही रहेगा जो हमने बनाया था, बस अब एक प्लान और जोड़ लो, ध्यान भटकाओ प्लान। महा इसके आगे भी कुछ और लिखती है, जिसे देख रुद्रांश उसे रिप्लाई करता है, तुम सच में एक झंझट हो और तुम मेरे झंझट पार्टनर। रुद्रांश का मैसेज देख महा भी उसे रिप्लाई करती है, जिसे देख रुद्रांश बस अपना सर हिलाकर रह जाता है। महा के कहे अनुसार रुद्रांश अपने मैनेजर को कुछ मैसेज करता है। थोड़े ही देर बाद पूरे मॉल में अनाउंसमेंट होता है, नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज इस मॉल में हम आपके लिए एक अद्भुत अवसर लेकर आए हैं। यहां आयोजित खेल में भाग लेकर आप आकर्षक पुरस्कार जैसे बुद्धिमान यंत्र, खरीदारी कूपन और विशेष उपहार पेटियां जीत सकते हैं। साथ ही भाग्यशाली विजेता को मिलेगा एक महत्वपूर्ण मुख्य इनाम। तो फिर देर किस बात की, आइए इस मनोरंजक खेल में भाग लें और इन शानदार उपहारों को जीतने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त करें। ध्यान रखें, यह अवसर केवल कुछ समय के लिए है। वहीं अनाउंसमेंट सुनते ही भाभी, निहारिका और अविनाश का ध्यान भी वहां चला जाता है। तीनों रुद्रांश और महा को भूल खेल देखने के लिए चले जाते हैं। वहीं अपने पहले प्लान के कामयाब होते ही महा और रुद्रांश भी फटाफट सबकी नजरों से छुपते छुपाते एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं। हमें जल्द से जल्द अपने प्लान को अंजाम देना होगा, वो भी परिवार वालों से छुपकर, समझी। हाँ पता है, मैं भी वापस से तुम्हारी दादी माँ के सामने और अपनी माँ के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम एक कोड वर्ड रख लेते हैं। कोड वर्ड? कैसा कोड वर्ड? अगर किसी परिवार वाले की नजर पड़ जाए तो मैं गाना गाऊंगी चम्मा चम्मा। मतलब भाई नाटक चालू है, मासूम बनो। अगर तुम फंसने लगे तो कहना डील क्लियर है। मतलब समझो मामला गड़बड़ है, बैकअप चाहिए। और हाँ, हम कुछ गुप्त सिग्नल भी रखेंगे, जैसे ना खुजलाना, सब कुछ कंट्रोल में है, बाल झटकना, तुरंत भागो, किडनैपर नजदीक है। महा अपनी बात खत्म होते ही रुद्रांश की तरफ देखती है, जो उसे हैरानी भरी नजरों से देख रहा था। उसे इस तरह से हैरान देख, महा क्या हुआ, कुछ बोलो भी। कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रहा था, आखिर तुम चीज क्या हो ऐसी खुराफाती, आखिर तुम लाती कहां से हो। तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं जरूर देती, पर अभी किडनैपर ज्यादा जरूरी है, पहले हम उन पर ध्यान दे, फिर तुम मुझ पर रिसर्च करते रहना। आखिर जैसी भी हूं तुम्हारी ही होने वाली बीवी हूं। तुम्हारा सच में कुछ नहीं हो सकता, मुझे कुछ करवाना भी नहीं है, जितना कहा है उतना करो। फिलहाल मैं जा रही हूँ, पीछे से कोई गड़बड़ मत करना। और हाँ, जो जो बोला था, जैसे जैसे बोला था ठीक वैसे ही किया है ना तुमने।
माहा की बात सुन रुद्रांश अपने नाक को खुजला देता है, जिसे देख माहा के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ जाती है। वो अपनी आंखों में चमक लिए किडनैपर, अब देखो तुम महा माहेश्वरी का जलवा, आज के बाद अपने किडनैपर बनने पर तुम्हें पछतावा न करा दिया तो मेरा नाम भी महा नहीं। इधर जो 3 किडनैपर महा को किडनैप करने आए थे, कालिया, पप्पू और उनका लीडर मच्छर सिंह, महा के यूं अचानक गायब हो जाने से तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं। कालिया ने कहा, आखिर ये लड़की गायब कहाँ हो गई? अभी तो यही थी हमारी नजरों के सामने। सच बता रहे हैं, लड़की दिखने में ही चतुर चालाक लगती है। फटाफट उठाते हैं और चलते हैं। मच्छर सिंह ने हुक्म दिया, ध्यान से, कहीं हमें ही न उठा ले ये चुलबुली चुड़ैल। वो लोग अभी आपस में बात कर ही रहे थे कि माहा उन्हें अकेले स्टोरेज रूम के तरफ जाते हुए दिखती है। माहा को अकेले देख उन लोगों की आंखें चमक उठती है, वो भी उसके पीछे जाने लगते हैं बिना ये जाने कि वो खुद माहा की जाल में फंसने जा रहे हैं। वहीं रुद्रांश, जो पहले से ही स्टोरेज रूम के पास उन लोगों का इंतजार कर रहा था, उन्हें आते देख किडनैपर की नजरों से बचते हुए अपने बाल को एक झटका देता है, जिसे देख माहा फौरन समझ जाती है कि किडनैपर उनके पास ही है। वो फौरन ही स्टोरेज रूम के अंदर घुस जाती है। इधर किडनैपर जैसे ही स्टोरेज रूम के अंदर जाते हैं, वो तीनों एक एक कर फिसलते हुए एक दूसरे पर ही गिर जाते हैं। सबसे नीचे मच्छर सिंह था, उसके ऊपर कलुआ और सबसे ऊपर पप्पू। मच्छर सिंह दर्द से कहराते हुए, सालों हटो बे, कमर तोड़ दी तुम लोगन ने मेरी, ढंग से चल भी न सके होगा तुम दोनों। सरदार, हम लोग तो ठीक से ही चलत रहे, अचानक पता नहीं कैसे पैर फिसल गेवा, ऊपर से ऊ छोड़ी भी कहीं न दिख रही। ऊ छोड़ी को बाद में देखियो, पहले उठ मेरे ऊपर से। वो दोनों कितना भी उठने की कोशिश कर ले, वो बार बार गिर ही जाते थे। ये देख कलुआ, कोई शैम्पू की पूरी बोतल गिराए है यहाँ। पप्पू की बात सुन मच्छर सिंह और कलुआ भी जमीन की तरफ देखता है जहां सच में शैम्पू गिरी हुई थी। वो लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही महा दरवाजे के पीछे से निकल, प्यारे किडनैपर, ये लो मेरी तरफ से एक और तोहफा। महा इतना कहते ही वहां पेपर स्प्रे की पूरी डब्बा खाली कर उनके कुछ करने से पहले ही बाहर दरवाजा बंद कर देती है। उन तीनों को समझते देर नहीं लगती कि उनका खुद का किडनैप हो चुका है। वो तीनों खांसते खांसते कब बेहोश हो गए उन्हें भी पता नहीं चला, क्योंकि उस स्प्रे में बेहोशी की भी दवा मिलाई हुई थी। रुद्रांश भी महा के पास आ, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, कुछ ही देर में वो लोग यहाँ आ जाएंगे। सही है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, तुमने शैम्पू वाला काम बहुत अच्छे से किया। वेरी गुड, तुम्हारे काम को देख काफी इंप्रेस हुई मैं। तुम अपनी ये बकवास न करने का क्या लोगी? चम्मा चम्मा। क्या? अरे बेवकूफ, पीछे देखो। माहा की बात सुन रुद्रांश जैसे ही पीछे देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। पीछे और कोई नहीं, वैजंती ठाकुर और उनकी मां आ रही थी। रुद्रांश जैसे ही पीछे मुड़ता है, वैजंती ठाकुर, उसकी चाची और उनकी मां उसे अपनी ओर आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर डर के भाव देखे जा सकते थे। रुद्रांश ठाकुर, जिसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता था, उसे आज डर लग रहा था। उसे सिर्फ इसी बात का डर लग रहा था कि एक बार फिर से वो अपने परिवार वालों के सामने शर्मिंदा होने वाला था। जैसे ही वो लोग उसके पास आकर खड़ी होती है, वो हड़बड़ाते हुए, बड़ी दादी, जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है रुद्रांश? हमें तो हैरानी हो रही है कि आपको हो क्या गया है। नहीं बड़ी दादी, मेरी बात सुनिए। क्या सुने रुद्रांश, ये अचानक आपको खेल प्रतियोगिता कराने की क्या सूझी? आखिर आजकल आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता। अनाउंसमेंट सुनने के बाद हम तो हैरान थे, आज से पहले तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। वैजंती ठाकुर की बात सुन रुद्रांश हैरानी से उन्हें देखने लगता है। वो उन्हें जवाब देने से पहले अपने पीछे मुड़कर देखता है जहां से माहा गायब थी। माहा को वहां न देख उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। वो मन ही मन अपने सारे देवी देवताओं का शुक्रिया अदा करता है। वहीं रुद्रांश को यूं पीछे देखते देख सुनंदा ठाकुर, हम लोग यहाँ हैं तो आप पीछे किसे देख रहे हैं रुद्रांश बेटा? कुछ नहीं चाची माँ, वो तो बस यूं ही। और बड़ी दादी माँ, आप चिंता मत करें, मैं जो भी करता हूँ सोच समझ कर ही करता हूँ। मुझे जानकारी मिली थी कि मॉल में चोर घुस आए हैं, उन्हीं को पकड़ने के लिए हमने ये झूठा अनाउंसमेंट करवाया था। क्या चोर? हे भगवान, कहाँ है चोर? चाची माँ आप लोग डरिए मत, चोर को हमने पकड़ लिया है। थोड़ी देर में पुलिस आएगी और उन लोगों को ले जाएगी। आप लोग निश्चिंत रहिए। अगर शॉपिंग हो गई है तो आप लोग पार्किंग में चलिए, मैं आ रहा हूँ। इतनी बड़ी बात हो गई और आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। माँ कहा न चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो लोग पकड़े गए हैं, कुछ देर में पुलिस भी आ जाएगी। पहले ऐसे ऐसे काम करते हो फिर कहते हो चिंता मत करो, हमें तो समझ नहीं आता क्या करें हम आपका। मालती, जब रुद्रांश कह रहे हैं तो उनका विश्वास कीजिए, सब ठीक ही होगा। रुद्रांश, हम नीचे जा रहे हैं, आप भी जल्दी सब कुछ खत्म कर आ जाएं। जी बड़ी दादी माँ, पता नहीं आजकल सारी मुसीबतें हमारे ही घर क्यों आ रही है। लगता है किसी की बुरी नजर लग गई है हमारे घर को। माँ मैंने कहा न चिंता मत करिए और ये सब फालतू चीजें सोचने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग नीचे जाए, मैं आता हूँ। रुद्रांश की बात सुन वो लोग और ज्यादा कुछ नहीं बोलती और शांति से नीचे चली जाती है। उन लोग के जाते ही रुद्रांश एक गहरी सांस लेता है, पर तभी उसके कानों में किसी लड़की की जानी पहचानी आवाज आती है।
पहले तो ये आवाज सुन रुद्रांश को कुछ समझ नहीं आता, पर जैसे ही एक दो बार उसे और ये आवाज सुनाई देती है, उसे पहचानने में बिल्कुल देर नहीं लगती कि ये किसी और की नहीं, उसके लाइफ में सबसे बड़ी मुसीबत माहा की आवाज है। माहा, कहाँ से बोल रही हो तुम? मुझे दिख नहीं रही, आखिर तुम हो कहाँ? अरे घोचू, इधर देखो नीचे कोने में। रुद्रांश जैसे ही माहा के बताए हुए जगह पर देखता है, उसकी एकदम से हंसी निकल जाती है। वो बिना रुके बस हंसे जा रहा था। आज पहली बार उसके चेहरे पर इस तरह की हंसी देखी जा सकती थी, बिल्कुल बेबाक, बिना किसी की परवाह किए एक प्यारी सी हंसी। उसका पूरा चेहरा हंसते हुए टमाटर की तरह लाल हो गया था। दरअसल बात यह थी कि वैजंती ठाकुर और बाकी घर वालों को देख माहा छिपने के चक्कर में एक पोस्टर में अटक चुकी थी। वो पोस्टर एक चिंपांजी का था, जिसमें चिंपांजी के चेहरे की जगह इस वक्त माहा का चेहरा दिख रहा था। वो कुछ ऐसी हालत में उस पोस्टर में अटक चुकी थी कि वो खुद से वहां से बाहर नहीं निकल सकती थी। आई नो ये बहुत फनी है, पर हंसते ही रहोगे ये मुझे निकलोगे भी बंदर। सॉरी, लेकिन इस वक्त तो बंदरिया तुम लग रही हो, बंदरिया नहीं चिंपांजी। गलती से सही जगह पहुंच गई तुम। इस मिशन का नाम रखेंगे महा फसावत मिशन। दूसरे को फंसाते फंसाते खुद ही फंस गई। हो गया, ले ली मेरी फिरकी, अब जल्दी से निकालो मुझे, वरना तुम्हारी खैर नहीं। यार सच बताऊं तो आज पहली बार बहुत अच्छी लग रही हो तुम मुझे। तुम घोचुक, हरकसिंह, बदमाश, खच्चर आदमी, मैंने बोला ना जल्दी से निकालो मुझे। तुम्हें ही बचाने के चक्कर में मेरा ये हाल हुआ है और तुम मेरा ही मजाक उड़ा रहे हो। माहा का चेहरा इस वक्त गुस्से और फ्रस्ट्रेशन की वजह से लाल हो रखा था। ऊपर से उस पोस्टर में फंसी हुई वो गुस्से में बोलते हुए बेहद क्यूट भी लग रही थी। जो भी कहो, इस वक्त तुम बिल्कुल प्यारी बंदरिया लग रही हो। अब तुम इतनी प्यारी लग ही रही हो तो सोच रहा हूं क्यों न कुछ तस्वीरें ले ली जाए तुम्हारी। वो क्या है, न अपनी होने वाली बीवी की इतनी प्यारी तस्वीर को मैं मिस नहीं करना चाहता। यो खच्चर आदमी, मैं खून पी जाऊंगी तुम्हारा, एक बार मुझे निकलने दो यहां से। मेरी फोटो लेने की जरूरत भी मत करना तुम। शांत बेटा शांत, चिंपांजी खून नहीं पीते बल्कि केला खाते हैं। अब केला तो मेरे पास है नहीं, वरना तुम्हारी भूख को मैं जरूर शांत करता। वैसे मदद मांगने वाले धमकाने कब से लगे? मदद चाहिए तो विनती करो। रुद्रांश ठाकुर जी प्लीज मुझ बेचारी पर कृपया करिए और मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालिए। दाल ना गलते देख आखिरकार माहा हार मान विनती करती है, क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जरूर बालिके, हम आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, पर उससे पहले तनिक हम अपनी इच्छा पूरा कर ले। रुद्रांश अपने फोन को निकाल पहले तो माहा की ढेर सारी पिक्चर लेता है, फिर अपने फोन को अच्छे से अपने कोट के अंदर वाले जेब में छुपाकर आखिरकार माहा की मदद कर ही देता है। ऐसी और स्टोरीज सुनने के लिए मेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।